इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बाबर के मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बारे में चर्चा किया था। अब जरा हुमायूं के बारे में देखते हैं। मैंने जिस समय बाबर के बारे में आपसे डिस्कस किया था उसी दौरान मैंने यह भी बताया था कि 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को मुगल वंश का स्थापना करने वाले शासक बाबर की मृत्यु हो गई थी। कहां पे मृत्यु हुई थी? आगरा में हुई थी। और मैंने यह भी बताया था कि जिस समय बाबर की मृत्यु हुई 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को उसे सर्वप्रथम आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। तत्पश्चात यानी कि कहने का आशय है कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में बाबर की इच्छाओं का सम्मान करते हुए बाबर की एक अन्य पत्नी बीबी मुबारक यूसुफजई ने बाबर की अस्थियों को आगरा के आराम बाग से निकलवा करके ले जाकर के काबुल में दफनाया था। तो मैंने कहा था मुगल वंश की स्थापना करने वाले शासक बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हो गई थी। अब जरा बाबर के पश्चात हुमायूं भारत का बादशाह बना। जरा हुमायूं के बारे में देखते हैं। बाबर की 5 मुख्य रानियां थी। बाबर की 5 मुख्य रानियां थी। पहली पत्नी थी उसका नाम था माहम सुल्ताना। पहली पत्नी का नाम क्या था? माहम सुल्ताना। माहम सुल्ताना से ही बाबर के सबसे ज्येष्ठ पुत्र बड़े पुत्र हुमायूं का जन्म हुआ था। ठीक है, बाबर की जो माहम सुल्ताना नामक पत्नी थी उसी से उसके सबसे बड़े पुत्र हुमायूं का जन्म। इसी तरह थी दूसरी पत्नी थी बाबर की गुलरुख बेगम से बाबर के 2 पुत्रों का जन्म हुआ था। वे पुत्र कौन कौन से थे? कामरान और अस्करी। इसी तरह बाबर की तीसरी पत्नी का नाम था दिलदार बेगम से ही बाबर के एक पुत्र हिंदाल का जन्म हुआ था। साथ ही एक पुत्री गुलबदन बेगम का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? गुलबदन बेगम। साथ ही मैंने क्या कहा कि जो बाबर की पत्नी दिलदार बेगम थी उससे एक पुत्र हिंदाल का जहां जन्म हुआ था वहीं एक पुत्र गुलबदन बेगम का जन्म हुआ था। इसी तरह बाबर की जो सबसे ज्येष्ठ सबसे बड़ी पत्नी थी, प्रथम पत्नी थी, उसका नाम था आयशा सुल्तान। बाबर की प्रथम पत्नी का नाम क्या था? आयशा सुल्तान। यही वह पत्नी थी जो बाबर की कठिनाइयों के दिनों में, बाबर जिस समय समस्याओं से जूझ रहा था, कब? मध्य एशिया की राजनीति में, जिस समय स्वयं को एक शक्ति के रूप में स्थापित करने हेतु संघर्षरत था। कौन? बाबर। उस दौरान बाबर की इसी पत्नी आयशा सुल्तान ने बाबर का साथ छोड़ दिया था। इसी तरह एक पत्नी का नाम मैंने चर्चा किया था बीबी मुबारक यूसुफजई। यही बाबर की सिया धर्म को मानने वाली पत्नी थी और बाबर की इसी पत्नी बीबी मुबारक यूसुफजई ने ही बाबर की इच्छाओं का सम्मान करते हुए उसकी अस्थियों को आगरा के आराम बाग से खुदवा करके ले जाकर के काबुल में दफनाया था। अब तो मैंने कहा कि बाबर के 4 पुत्र, एक पुत्रियां थी। 4 पुत्र कौन कौन से हो गए? हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। 4 पुत्र हो गए। पुत्री कौन हो गए? गुलबदन बेगम। बाबर का सबसे ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं था। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान। हुमायूं का अर्थ क्या होता है? भाग्यवान। किंतु हम देखते हैं जब हुमायूं के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि यद्यपि हुमायूं का अर्थ भाग्यवान होता है किंतु सभी मुगल बादशाहों में सर्वाधिक दुर्भाग्यशाली अथवा अभागा कौन था? हुमायूं था। मुगल बादशाह कौन था? हुमायूं। अब हुमायूं की कुछ उपाधियां हैं। अक्सर सवाल यहां से बना दिए जाते हैं कि यह उपाधि किस मुगल बादशाह की थी। तो हुमायूं की उपाधियों में जैसे इसकी एक उपाधि सिकंदर आजम किसकी उपाधि? हुमायूं की। इसी तरह हजरत पनाह एक उपाधि है। सल्तनत का योग एक उपाधि है इसकी। हकीकी मजाजी भी एक उपाधि है। ये सब क्या है? हुमायूं की उपाधियां। क्लियर? अब देखते हैं। तो मैंने कहा 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु हुई थी। अब जिस समय बाबर की मृत्यु हुई उसी समय बाबर का जो वजीर था, वजीर यानी प्रधानमंत्री, वजीर यानी बाबर जो प्रधानमंत्री था, बाबर की मृत्यु के पश्चात बाबर के वजीर निजामुद्दीन अली खलीफा ने बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं के विरुद्ध, निजामुद्दीन अली खलीफा कौन है? बाबर का वजीर है। और इसी वजीर ने, निजामुद्दीन अली खलीफा ने हुमायूं के विरुद्ध बाबर के बहनोई मेहदी ख्वाजा को बादशाह बनाने का षड्यंत्र रचा था। किसने? बाबर की वजीर निजामुद्दीन अली खलीफा ने हुमायूं की जगह बाबर की वजीर मेहदी ख्वाजा को मुगल बादशाह बनाने का षड्यंत्र रचा था। किंतु यह षड्यंत्र सफल नहीं हो पाया और अंततः 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा की गद्दी पर हुमायूं सिंहासन रूढ़ हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हुमायूं का सिंहासन रूढ़ आगरा में हुआ था अथवा दिल्ली में हुआ था, तो कहां पे हुआ था? आगरा में। आगरा में सिंहासन रोहड़ हुआ और यहीं पर हुमायूं को मुगल बादशाह घोषित किया गया। ठीक।
जब हुमायूं मुगल बादशाह बना, यानी कि हुमायूं की गद्दी पर बैठते ही हुमायूं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। और वे समस्याएं कौन थी, उन समस्याओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। यहां एक विद्वान है डॉक्टर रसब्रुक विलियम्स। तो मैंने कहा जिस समय हुमायूं गद्दी पर बैठा, हुमायूं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। हुमायूं की समस्याओं का अध्ययन करते हुए रसब्रुक विलियम्स महोदय ने हुमायूं के बारे में लिखा कि बाबर ने हुमायूं के लिए एक ऐसा साम्राज्य छोड़ा था जिसे सिर्फ युद्धकालीन परिस्थितियों में ही सुरक्षित रखा जा सकता था। किसने लिखा? रसब्रुक विलियम्स ने। कभी कभी स्टेटमेंट से भी सवाल पूछ देते हैं, यह स्टेटमेंट किसका है? तो मैंने कहा हुमायूं जब गद्दी पर बैठा, उसके समक्ष जो चुनौतियां प्रस्तुत हुई, उन चुनौतियों का अध्ययन करते हुए रसब्रुक विलियम्स ने लिखा कि मुगल बादशाह बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं के लिए एक ऐसा साम्राज्य छोड़ा था जिसे सिर्फ युद्धकालीन परिस्थितियों में सुरक्षित रखा जा सकता था। अब जरा हुमायूं की कौन कौन सी समस्याएं थी, जरा उनके बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं। तो हुमायूं की जो सबसे पहली प्रमुख समस्या थी वो कौन थी? अफगान समस्या। पहली समस्या कौन सी थी? अफगान समस्या। मैंने जिस समय बाबर के बारे में बताया था उसमें मैंने चर्चा किया था कि इब्राहिम लोदी की मृत्यु के पश्चात इब्राहिम लोदी का जो चचेरा भाई था, जिसका नाम क्या था? महमूद लोदी। और यही महमूद लोदी था जिसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से बाबर के विरुद्ध युद्ध भी किया था। और फिर यही महमूद लोदी था जिसने घाघरा के युद्ध में अफगानों का भी नेतृत्व किया था, किंतु यह महमूद लोदी अभी समाप्त नहीं हुआ था। तो यह जो महमूद लोदी था, चूंकि अभी जीवित था, और यह भी हुमायूं के समक्ष चुनौती प्रस्तुत कर रहा था, क्योंकि यह जो महमूद लोदी अफगानों का नेता था, यह दिल्ली की गद्दी का आकांक्षी था, यानी कि दिल्ली की गद्दी पाने की अभिलाषा रखता था। इसी तरह एक दूसरी चुनौती थी शेर खां। यही शेर खां इतिहास में शेरशाह सूरी के नाम से जाने जाएंगे। इस शेर खां ने, यह भी अफगान था, एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ कुशल सेनानायक भी था। इस शेर खां अथवा शेरशाह ने हुमायूं के समक्ष सर्वाधिक संकट हुमायूं के समक्ष अगर किसी ने प्रस्तुत किया था, तो किसने प्रस्तुत किया था? शेर खां ने। और शेर खां ने इतनी प्रबल चुनौती हुमायूं के समक्ष प्रस्तुत की कि हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़ करके निर्वासित जीवन भी 15 वर्ष व्यतीत करना पड़ा था, यानी कि उसे भारत छोड़ करके भागना भी पड़ा था। किसके कारण? शेरशाह सूरी के कारण, यानी शेर खां के कारण। शेर खां के बारे में बाबर ने स्वयं शेर खां के बारे में अपने दरबारियों को आगाह करते हुए कहा था कि यह जो छोटा पठान है बहुत ही चालाक है, इसके माथे पर राज लक्षण दिखाई देते हैं। किसने भविष्यवाणी की थी? बाबर ने। किसके बारे में किया था? शेर खां के बारे में। और शेर खां स्वयं कहा करता था, शेर खां यानी शेरशाह सूरी स्वयं कहा करता था, यदि वक्त ने मेरा साथ दिया तो मैं इन मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दूंगा। यदि वक्त ने मेरा साथ दिया तो मैं इन मुगलों को बाहर से खदेड़ दूंगा। ये हमसे बेहतर योद्धा नहीं है, ये तो हमारे आपसी मतभेदों के कारण हमारे हाथ से सत्ता निकल करके मुगलों के हाथ में चली गई। तो बाबर ने जिस समय मुगल सत्ता की स्थापना की हिंदुस्तान में, उसके पहले जो उत्तर भारत की सत्ता यानी दिल्ली की सत्ता किसके हाथ में थी? अफगानों के नेतृत्व में थी। भाई प्रथम अफगान वंश की स्थापना किसने किया था? बहलोल लोदी ने किया था। अब इब्राहिम लोदी उसी का ही उत्तराधिकारी था सिकंदर लोदी के पश्चात। तो मैंने कहा तो वो अफगानों के हाथ में तो सत्ता थी। तो वही शेर खां कहता है कि यदि समय ने साथ दिया, वक्त ने साथ दिया, तो मैं इन मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दूंगा। ये हमसे बेहतर योद्धा नहीं है, ये तो हमारे आपसी मतभेदों के कारण हमारे हाथ यानी अफगानों के हाथ से सत्ता निकल करके मुगलों के हाथ में चली गई। ठीक। तो कहने का आशय यह है कि जो अफगान नेता ये महमूद लोदी और शेर खां थे, इन लोगों ने हुमायूं के समक्ष सर्वाधिक संकट पैदा किया। दूसरी प्रमुख समस्या थी बहादुर शाह की समस्या। बहादुर शाह की समस्या मैंने चर्चा किया था कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में लिखा कि जिस समय मैंने भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत में 5 मुस्लिम राज्य और 2 काफिर राज्य शासन कर रहे थे। तो 5 मुस्लिम राज्यों में जो चर्चा किया उसमें एक राज्य गुजरात की भी चर्चा हुई है। और इस समय गुजरात का शासक उस समय भी बहादुर शाह था और इस समय भी गुजरात का शासक कौन था? बहादुर शाह। कौन था? बहादुर शाह। यह जो बहादुर शाह था, यह मालवा गुजरात का शासक होने के साथ साथ बाबर की मृत्यु के पश्चात दिल्ली की गद्दी की यह भी अभिलाषा रखता था, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर यह भी अधिकार करना चाहता था। साथ ही इस बहादुर शाह ने हुमायूं के विरोधियों को इसी बहादुर शाह ने संरक्षण भी दे रखा था। तो ऐसे में बहादुर शाह भी हुमायूं के समक्ष एक चुनौती प्रस्तुत कर रहा था।
तीसरी जो प्रमुख समस्या थी वह थी हुमायूं के भाई और उसके सगे संबंधी। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी वो कौन सी थी? हुमायूं के अपने सगे भाई कौन? कामरान, अस्करी, हिंदाल, हुमायूं के भाई और उसके सगे संबंधी। हम यहां देखते हैं हुमायूं के भाइयों को उसके सगे संबंधियों के संदर्भ में हम देखते हैं, विचार करते हुए देखते हैं कि हुमायूं ने यानी बाबर की मृत्यु के पश्चात अपने भाइयों के प्रति अत्यधिक उदारता का परिचय दिया। न सिर्फ अत्यधिक उदारता का परिचय दिया बल्कि अपने संपूर्ण साम्राज्य का बंटवारा भी कर दिया था। जैसे उसने कामरान को काबुल व कंधार का क्षेत्र प्रदान किया था। कामरान को काबुल व कंधार का क्षेत्र प्रदान किया था। जब कामरान को काबुल व कंधार का क्षेत्र प्राप्त हुआ तो उसने एक बार प्रयास करके पंजाब को भी अधिकार कर लिया, पंजाब पर भी अधिकार कर लिया था। इसी तरह जो अस्करी था, अस्करी को हुमायूं ने मेवात का क्षेत्र प्रदान कर दिया था और हिंदाल को संभल का क्षेत्र प्रदान किया था। ठीक है, तो कहने का आशय यह है कि हुमायूं ने अपने भाइयों के साथ अत्यधिक उदारता का परिचय देते हुए जहां साम्राज्य का बंटवारा कर दिया, तो इन भाइयों ने साम्राज्य का बंटवारा करने के पश्चात चूंकि ये स्वतंत्र शक्ति के रूप में जब स्थापित हुए हुमायूं के भाई, ये लोग भी हुमायूं के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करते थे। साथ ही हुमायूं की जो सगे संबंधी थी, सगे संबंधियों में जैसे सुलेमान मिर्जा, मोहम्मद सुलेमान मिर्जा, सुल्तान मिर्जा, मेहदी ख्वाजा, जमान खां, इन लोगों ने भी हुमायूं के समक्ष सदैव संकट पैदा किया। यानी कि ये लोग भी न सिर्फ निरंतर विद्रोही गतिविधियों संलग्न रहते थे हुमायूं के विरुद्ध, बल्कि समय समय पर हुमायूं के समक्ष चुनौती भी प्रस्तुत करते थे। इसके अलावा जो अगली महत्वपूर्ण समस्या है हुमायूं के समक्ष, वह है रिक्त राजकोष की समस्या। किसकी समस्या? रिक्त राजकोष की समस्या। मैंने बाबर के बारे में चर्चा किया था, उस समय बताया था कि बाबर चाहे पानीपत के युद्ध को जीता, चाहे खानवा के युद्ध को जीता, जो भी युद्ध जीतता था बाबर, अक्सर हम देखते हैं कि युद्ध को जीतने के पश्चात वह अपनी सल्तनत, जो बाबर की सल्तनत थी, उस सल्तनत के जो प्रजा होती थी उसको उदारता पूर्वक, अपनी प्रजा को उदारता पूर्वक धन दान दिया करता था। तो धन दान दिया करता था। अब देखिए, और इसी उदारता पूर्वक धन दान दिए जाने के कारण उसे कलंदर, बाबर को कलंदर भी कहा गया। एक तो बाबर ने 1526 से 1530 यानी कुल 4 वर्ष तक शासन किया था। 4 वर्ष शासन किया था। पहली चीज, इस 4 वर्ष के शासन के दौरान एक तो मुगल अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पाई, दूसरे बाबर जब भी कोई युद्ध जीत रहा उदारता पूर्वक दान भी दे कर रहा है, तो ऐसे में क्या राजकोष यानी जो मुगल अर्थव्यवस्था है क्या वो सुदृढ़ हो पाई? नहीं हो पाई थी। फिर इसी दौरान हुमायूं ने अपने साम्राज्य का बंटवारा भी कर दिया। तो यानी कि रिक्त राजकोष जो था, यानी दुर्बल मुगल अर्थव्यवस्था भी हुमायूं के समक्ष एक समस्या थी। इसी तरह हम देखते हैं सैन्य दुर्बलता। मैंने कहा कि 4 वर्ष बाबर ने यद्यपि हिंदुस्तान में शासन किया था और निरंतर युद्ध में संलग्न रहा, इस दौरान हम देखते हैं कि बाबर की मृत्यु के पश्चात, बाबर की मृत्यु के पश्चात हम देखते हैं जो मुगल सेना का स्वरूप था अभी राष्ट्रीय नहीं हो पाया था। यानी कि जो मुगल सेना युद्ध कर रही थी, बाबर के साथ आई थी और युद्ध कर रही थी, वो सिर्फ कुशल योद्धा के नेतृत्व में ही उपयोगी सिद्ध हो सकती थी। और सेना का स्वरूप राष्ट्रीय न होने की वजह से जो मुगल सैन्य दुर्बलता थी, हुमायूं के अयोग्य नेतृत्व के कारण यह भी उभर करके सामने आई। तो यानी ये जो तमाम समस्याएं थी, ये समस्याएं सदैव हुमायूं के समक्ष एक चुनौती रही। और इन चुनौतियों का सामना करने में हुमायूं कितना सफल हो पाया, कितना नहीं सफल हो पाया, इसके बारे में जब हम इसके राजनीतिक जीवन से जुड़ी हुई जो घटनाएं उनके बारे में चर्चा करेंगे तो उसको स्वतः आप समझेंगे। तो मैंने कहा कि हुमायूं जब गद्दी पर बैठा 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को, उस दौरान उसके समक्ष तमाम समस्याएं थी। और इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हुमायूं को किन किन हथकंडों को अपनाना पड़ा, और उन समस्याओं का समाधान करने यानी जो उसके समक्ष चुनौतियां प्रस्तुत हुई, उन चुनौतियों का समाधान करने हेतु हुमायूं को यहां तक कि हिंदुस्तान से बाहर यानी निर्वासित जीवन भी व्यतीत करना पड़ा। यद्यपि इन तमाम समस्याओं का जो जितनी भी चुनौतियां थी, इनका व्यवहारिक समाधान हुमायूं नहीं प्रस्तुत कर पाया, किंतु कुछ हद तक प्रस्तुत किया था, जिसके कारण वह पुनः हिंदुस्तान का दोबारा यानी कि 15 वर्ष निर्वासित जीवन व्यतीत करने के पश्चात भी हुमायूं पुनः हिंदुस्तान का बादशाह बनने में सफल रहता है, किंतु इन समस्याओं को पूर्णतः समाप्त वह भी नहीं कर पाया था।
अब देखते हैं हुमायूं के समय की जो राजनीतिक घटनाएं हैं। हम राजनीतिक घटनाओं पर जब गौर करते हैं तो देखते हैं हुमायूं ने गद्दी पर बैठने के उपरांत प्रथम अभियान कौन सा किया? कालिंजर का अभियान किया था। हुआ क्या था कि जिस समय जब हुमायूं बादशाह बना तो सत्ता के प्रतीक के रूप में सर्वप्रथम हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किया। कालिंजर का अभियान कब किया था? 1531 ईस्वी में किया था। इस समय कालिंजर के शासक कौन थे? प्रतापरुद्रदेव। कालिंजर शासक कौन था? प्रतापरुद्रदेव। हुमायूं ने जिस समय कालिंजर का अभियान किया और कालिंजर अभियान के पीछे मैंने यद्यप कहा कि बादशाह बनने के उपरांत सत्ता के प्रतीक के रूप में कालिंजर का अभियान किया था, और कालिंजर अभियान का कारण हुमायूं ने क्या बताया? प्रतापरुद्रदेव के ऊपर यह आरोप लगाया, हुमायूं ने आरोप लगाया कि वह अपने राज्य की मुस्लिम जनता का उत्पीड़न कर रहा है। यही आरोप लगा करके हुमायूं ने 1531 ईस्वी में कालिंजर का अभियान किया और कालिंजर के किले का घेरा डाल दिया। और एक माह तक किले का घेरा डाले रहने के बाद भी, एक माह तक जब किले का घेरा डाले रहा और हुमायूं किले को जीत नहीं पाया, अंततः हुमायूं कालिंजर के शासक प्रतापरुद्रदेव के साथ समझौता करके वापस चला आया, यानी कि एक संधि करके वह वापस चला आया। किले को जीता नहीं बल्कि समझौता करके वापस चला आया। हुमायूं ने अपने कालिंजर अभियान को अपनी महान विजय घोषित किया, जबकि देखा जाए तो यह महान विजय नहीं थी बल्कि यह मुगल सैन्य दुर्बलता को ही स्पष्ट करती है। तो मैंने अभी क्या कहा थोड़ी देर पहले कि चूंकि हुमायूं जिस समय गद्दी पर बैठा उसमें मुगल सेना का स्वरूप, जो मुगल सेना का चरित्र था वह भी राष्ट्रीय नहीं हो पाया था, और वह सेना उसी स्थिति में कारगर सिद्ध हो सकती थी जब उसे एक कुशल यानी योग्य सेनापति प्राप्त होता। इस संदर्भ हम देखते हैं कि यहाँ कालिंजर की विजय न कर पाना जो मुगल सेना थी वह मुगल सैन्य दुर्बलता को ही स्पष्ट करती है, यद्यपि इसे हुमायूं ने अपनी महान विजय घोषित किया है। यहां सवाल आपसे पूछा जा सकता है हुमायूं ने अपने किस विजय को अपनी महान विजय घोषित किया है? किसे घोषित किया है? कालिंजर अभियान को। क्लियर? अब दूसरा जो अभियान हुआ था वह दादरा एवं दोराहा का अभियान हुआ था बेसिकली जौनपुर का अभियान। दादरा एवं दोराहा नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। हुआ क्या था कि बिहार के दो अफगान सरदार थे, उनके एक का नाम था बीबन, दूसरे का नाम था बयाजीद। एक का नाम था बीबन, दूसरे का नाम था बयाजीद। ये दोनों कौन थे? बिहार के अफगान सरदार थे। और जो जौनपुर का क्षेत्र था बाबर के समय से ही मुगल सल्तनत में शामिल था, और इस समय जौनपुर का जो प्रभारी था यानी कि फौजदार था उसका नाम था जुनैद बरलास। क्या नाम था? जुनैद बरलास। तो बीबन व बयाजीद जो अफगान सरदार थे, इन दोनों ने जौनपुर पर आक्रमण किया और जौनपुर के मुगल फौजदार यानी मुगल प्रभारी जुनैद बरलास को जौनपुर से खदेड़ करके जौनपुर पर अधिकार कर लिया। अब क्योंकि जौनपुर का क्षेत्र मुगल सल्तनत में पहले से ही शामिल था, ऐसे में हुमायूं ने पुनः जौनपुर पर अधिकार करने हेतु अभियान किया और दादरा एवं दोराहा नामक स्थान, दादरा और दोराहा गोमती नदी के तट पर एक स्थान है, और इसी स्थान पर हुए युद्ध में हुमायूं बीबन व बयाजीद को पराजित करके मार डाला। न सिर्फ पराजित करके मार डाला बल्कि पूरे जौनपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। अब यहां हम देखते हैं कि इस विजय ने यानी कि जौनपुर को पुनः जब मुगल सल्तनत में हुमायूं मिलाने में सफल रहा तो हुमायूं के इस अभियान के दौरान उसके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई, यानी कि अब हुमायूं का मनोबल थोड़ा सा बढ़ा। और जब हुमायूं का आत्मविश्वास में वृद्धि हुई तो इसी समय 1532 ईस्वी में जौनपुर को मुगल सल्तनत मिलाने के उपरांत 1532 ईस्वी में ही हुमायूं ने चुनार के किले का पहली बार घेरा डाल दिया। चुनार के किले का प्रथम बार घेरा डाल दिया। जो चुनार का किला था इस समय हम देखते हैं शेरखां अथवा शेरशाह के नियंत्रण था। यही शेरखां बाद में शेरशाह के नाम से जाने जाएंगे। तो मैंने कहा कि जिस समय 1532 ईस्वी में चुनार के किले का पहली बार हुमायूं ने घेरा डाला, उस समय चुनार का किला किसके अधिकार में था? शेरखां के अधिकार में था। हुमायूं ने चुनार के किले का घेरा डाल दिया और 4 माह तक घेरा डाले रहने के बावजूद भी चुनार के किले को जीत नहीं पाया। कौन? हुमायूं। अब इस समय हम देखते हैं कि शेरखां भी मुगल सेना से युद्ध करने की स्थिति में नहीं था, यानी कि शेरशाह की शक्ति अभी इतनी नहीं हो सकी थी कि वह मुगल सेना से प्रत्यक्ष युद्ध करे। तो ऐसे में चूंकि शेरखां भी युद्ध करने की स्थिति में नहीं था तथा शेरखां ने हुमायूं के सेनापति कौन था? हिंदू बेग। तो इसी शेरखां ने हुमायूं के सेनापति हिंदू बेग की सहायता से हुमायूं के समक्ष एक संधि का प्रस्ताव रखा।
संधि का प्रस्ताव रखा, उस संधि के प्रस्ताव को हुमायूं ने स्वीकार कर लिया। इस प्रस्ताव के तहत शेर खां ने हुमायूं की नाम मात्र की अधीनता भी स्वीकार की। साथ ही जमानत के रूप में शेर खां ने अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं के पास रखा। एक बार यही सवाल पूछा गया था, शेर खां ने अपने किस पुत्र को जमानत यानी शर्त के रूप में हुमायूं के पास रखा था? उसका नाम क्या था? कुतुब खां। क्लियर? अब देखते हैं 1534 ईस्वी में, यहां तो मैंने कहा समझौता करके शेर खां के साथ समझौता कर लिया हुमायूं ने, और शेर खां ने नाम मात्र की अधीनता भी हुमायूं की स्वीकार कर ली। उसके पश्चात हुमायूं अपनी सेना से तो वापस राजधानी चलाया था। 1534 ईस्वी में हुमायूं ने मालवा और गुजरात का अभियान किया। मालवा गुजरात का क्षेत्र किसके नियंत्रण में था? बहादुर शाह। यानी कि मालवा गुजरात का शासक कौन था? बहादुर शाह था। और यही बहादुर शाह हुमायूं के समक्ष चुनौती भी प्रस्तुत कर रहा था। मैंने कहा बताया ही था हुमायूं की समस्याओं के समय, हुमायूं की समस्या के बारे में जब मैंने चर्चा किया तो उस दौरान मैंने बताया कि जो मालवा गुजरात का शासक बहादुर शाह था, यह न सिर्फ दिल्ली पर नजर गड़ाए हुए थे, यानी कि दिल्ली की गद्दी की न सिर्फ अभिलाषा रखता था, बल्कि हुमायूं के विद्रोहियों को शरण भी दे रखी थी। तो ऐसे में 1534 ईस्वी में बहादुर शाह के विरुद्ध हुमायूं ने मालवा गुजरात का अभियान किया। इस अभियान के दौरान हम देखते हैं कि बहादुर शाह ने हुमायूं से प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया, बल्कि स्वयं राजधानी छोड़ करके भाग करके कहां चला गया? दीव, और दीव में जाकर के छिप गया। और इस दौरान हम देखते हैं कि हुमायूं मांडू, चंपानेर, मंदसौर, अहमदाबाद आदि किलों पर अधिकार कर लिया। जब इन किलों पर अधिकार किया, यानी मालवा गुजरात पर अधिकार करने के पश्चात हुमायूं ने मालवा गुजरात के प्रशासन की देखरेख करने हेतु अपने भाई अस्करी को यहां का सूबेदार नियुक्त किया। कहां का सूबेदार नियुक्त किया? मालवा व गुजरात का। किंतु हम देखते हैं कि अस्करी मालवा गुजरात में कानून व्यवस्था बनाए रखने में असफल रहा, और अंततः 1 वर्ष के अंदर ही जो बहादुर शाह था, जो जाकर के दीव में छिप गया था, इसी छिपे हुए स्थान से निकल करके बहादुर शाह ने अपने प्रजा के सहयोग से मुगल सेना को पराजित करके मालवा गुजरात पर पुनः अधिकार कर लिया। ठीक, तो मैंने कहा कि जो हुमायूं अस्करी को यहाँ का मालवा गुजरात का सूबेदार नियुक्त करके राजधानी वापस चलाया, और अस्करी मालवा गुजरात में कानून व्यवस्था बनाए रखने में असफल रहा। ऐसे में बहादुर शाह जो जाकर के दीव में छुप गया था, पुनः छिपे हुए स्थान से निकल करके बाहर आया और अपने प्रजा के सहयोग से मुगल सेना को पराजित करके मालवा गुजरात पर पुनः अधिकार कर लिया। जब मालवा गुजरात पर पुनः बहादुर शाह का अधिकार हो गया, इस संदर्भ में लेनपुल महोदय ने लिखा कि मालवा गुजरात 2 ऐसे प्रांत जो हुमायूं के शेष प्रांतों के बराबर थे, यानी कि मालवा गुजरात इतने समृद्ध राज्य थे जो हुमायूं के शेष सभी प्रांतों के बराबर थे। तो संदर्भ में लेनपुल लिखते हैं कि मालवा गुजरात 2 ऐसे प्रांत जो हुमायूं के सभी प्रांतों के बराबर थे, एक पके फल की बात हुमायूं की झोली से गिर पड़े। विजय न ही इतनी आसान होती है, न ही विजय को इतनी आसानी से गंवाया जाता है। ठीक है, किसने लिखा? लेनपुल ने। तो मेरा कहने का मतलब है कि बिना किसी प्रतिरोध के मालवा गुजरात पर जहां हुमायूं का आसानी से अधिकार हुआ, वहीं बिना किसी प्रतिरोध के हुमायूं के हाथ से मालवा गुजरात निकल भी गया। उसी संदर्भ में लेनपुल ने क्या लिखा कि मालवा गुजरात 2 ऐसे प्रांत जो हुमायूं के शेष सभी प्रांतों के बराबर थे, एक पके फल की बात हुमायूं की झोली से गिर गए। विजय न ही इतनी आसान होती है, न ही विजय को इतनी आसानी से गंवाया जाता है। ठीक, अब देखते हैं 1537 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार के किले का दूसरी बार घेरा डाल दिया। चुनार के किले का दूसरी बार घेरा डाला। चुनार के किले का दूसरी बार घेरा क्यों डाला जा रहा है, इसके संदर्भ हम देखते हैं। हुआ क्या था कि 1537 ईस्वी में शेर खां ने बंगाल का अभियान किया। कहां का अभियान किया था? बंगाल का। और इस समय बंगाल का शासक कौन था? गयासुद्दीन महमूद शाह। बंगाल का शासक कौन था? गयासुद्दीन महमूद शाह। जिस समय शेर खां ने गयासुद्दीन महमूद शाह के विरुद्ध बंगाल का अभियान किया, उस दौरान बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह ने हुमायूं से सैन्य सहायता मांगी। किससे? हुमायूं। किसने मांगी? गयासुद्दीन महमूद शाह ने। तो यद्यप हुमायूं को हम देखते हैं कि यहां बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह की सैन्य सहायता तो नहीं किया, किंतु उसने चुनार का दूसरी बार घेरा डाल दिया, क्योंकि इस समय जो शेर खां था वो बंगाल अभियान पे गया हुआ था, और चुनार का किला इस समय चुनार के किले से, चूंकि शेर खां बंगाल अभियान पे गया हुआ था, तो ऐसे में शेर खां चुनार के किले में उपस्थित नहीं था। जब गयासुद्दीन महमूद शाह ने शेर खां के विरुद्ध हुमायूं से सैन्य सहायता मांगी, तो हुमायूं ने
बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह की सहायता करने के बजाय चुनार के किले का दूसरी बार घेरा डाल दिया और चुनार के किले पर अधिकार कर लिया। चुनार किले पर अधिकार कर लिया। इधर हम देखते हैं कि अगस्त 1538 ईस्वी में, अगस्त 1538 ईस्वी में हुमायूं ने बंगाल का अभियान किया। हुमायूं ने बंगाल का अभियान क्यों किया, इसके संदर्भ में जब हम गौर करते हैं, देखते हैं हुआ क्या था कि शेर खां जब बंगाल का अभियान किया तो बंगाल का शासक गयासुद्दीन महमूद शाह शेर शाह से यानी शेर खां से लड़ता हुआ बुरी तरह पराजित हुआ। और पराजित होने के पश्चात घायला अवस्था में गयासुद्दीन महमूद शाह कहां पहुंचा, चुनार के किले पर पहुंचा। चुनार के किले पर पहुंचा और इस समय चुनार किला किसके अधिकार में था, हुमायूं के अधिकार में था। जब घायला अवस्था में गयासुद्दीन महमूद शाह हुमायूं के शिविर यानी चुनार पहुंचा, उसी दौरान गयासुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो गई। जब गयासुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो गई, ऐसे में हुमायूं का हृदय द्रवित हुआ, उसके मन में दया उत्पन्न हुई और उसने यानी कि हुमायूं ने शेर खां को दंडित करने के लिए अगस्त 1538 ईस्वी में बंगाल का अभियान किया। किंतु अभी शेर खां अभी हुमायूं बंगाल पहुंचता, उसके पहले ही शेर खां अप्रैल 1538 ईस्वी में, अगस्त 1538 में हुमायूं ने बंगाल का अभियान किया। लेकिन हुमायूं के बंगाल अभियान के पहले ही शेर खां गयासुद्दीन महमूद शाह को पराजित करके यहां से बंगाल से खजाना वगैरह लूट करके कहां चलाया था, बिहार चलाया था। अब बिहार में आकर के रोहतासगढ़ के किले में छिप गया था। रोहतासगढ़ का किला दो जगह है, एक तो बिहार में रोहतासगढ़ का किला है, दूसरा पश्चिमोत्तर भारत में। तो जो पश्चिमोत्तर भारत में रोहतासगढ़ का किला है, जब हम शेर शाह पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा, तो पश्चिमोत्तर भारत में रोहतासगढ़ के किले का निर्माण शेर खां ने ही कराया था। और शेर शाह अपना खजाना जो बिहार में स्थित रोहतासगढ़ का किला था, यहीं छिपा के रखा करता था। तो कभी पूछा जा सकता है सवाल कि जैसे मोहम्मद गोरी के बारे में जब मैंने बताया था, उसमें मैंने चर्चा किया था, जो कन्नौज का शासक था जयचंद अपना खजाना कहां छिपा के रखता था, असनी के किले में। और चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित करने के पश्चात जहां कन्नौज पर अधिकार किया, वहीं जाकर के फिर असनी के किले पर अधिकार किया था। असनी के किले में ही क्यों अधिकार किया था, क्योंकि जयचंद अपना वही खजाना छुपा के रखते थे। तो यहां भी हम देखते हैं कि बंगाल अभियान जिस समय हुमायूं ने किया, उसके पहले ही शेर खां बंगाल से खजाना वगैरह लूट करके बिहार में स्थित जो रोहतासगढ़ का किला यहां आकर के छिप गया था। हुमायूं जब बंगाल पहुंचा तो बंगाल अभियान के दौरान हुमायूं 8 माह बंगाल में कुल रुका था। कितने दिन कुल रुका था, 8 माह रुका था। और इस दौरान हुमायूं जिस समय बंगाल में 8 माह था, उस संदर्भ में जौहर इतिहासकार हैं, जौहर लिखता है कि इस दौरान, इस 8 माह के दौरान हुमायूं ने अपने अमीरों के बीच, अपने अधिकारी जो अमीर वर्ग था, मुगल मिर्जा, तो जौहर लिखते हैं कि बंगाल निवास के दौरान हुमायूं ने अपने अमीरों के बीच जागीरों, बड़ी बड़ी जागीरों का आवंटन किया और स्वयं विलासिता में डूब गया। यहां तक कि जो बंगाल की राजधानी इस समय क्या थी, गौंड। बंगाल की राजधानी क्या थी, गौंड थी। और उसका नाम बदल करके हुमायूं ने क्या रखा था, जन्नताबाद। हुमायूं ने बंगाल की राजधानी गौंड का नाम बदल करके क्या रखा, जन्नताबाद। तो मैंने कहा कि हुमायूं महोदय 8 माह यहां विलासिता में डूब गए, बिहार में, सॉरी बंगाल में। इधर हम देखते हैं जो हुमायूं का भाई हिंदाल था, हिंदाल ने आगरा में स्वयं को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। किसने, हुमायूं का भाई हिंदाल। जब हिंदाल ने आगरा में स्वयं को मुगल बादशाह घोषित कर दिया, ऐसे में हिंदाल को समझाने हेतु हुमायूं ने बहलोल खां नामक एक व्यक्ति को, किसको, बहलोल खां नामक एक व्यक्ति को हुमायूं ने हिंदाल को समझाने बुझाने हेतु भेजा। यद्यप बहलोल खां के समझाने बुझाने पर हिंदाल गद्दी पर से नीचे उतर गया। ठीक है, तो मैंने कहा इधर हम देखते हैं 8 माह जिस समय विलासिता में हुमायूं महोदय डूबे हुए थे बंगाल में, उस दौरान अब चूंकि शेर खां रोहतासगढ़ बिहार आ चुका है, अब शेर शाह यानी शेर खां एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। अब इसे मुगलों से यदि युद्ध करना है तो जाहिर सी बात है अपनी रणनीति भी अपनाएगा। तो हम देखते हैं जिस समय बंगाल निवास कर रहे हैं हुमायूं महोदय, विलासिता में डूबे हुए हैं, तो ऐसे में शेर खां चूंकि अब मुगलों से युद्ध करना था, तो ऐसे में शेर खां ने बंगाल व आगरा के बीच के रसद मार्ग को काट दिया। यानी कि अब शेर खां ने ये योजना बनाई कि अगर हमें मुगलों से युद्ध करना है तो सबसे पहले इनके संपर्क मार्ग को हमको काटना होगा। क्योंकि संपर्क मार्ग इसलिए काटना जरूरी था ताकि जिस समय मैं, मतलब शेर खां का विचार था कि जिस समय मैं हुमायूं से युद्ध करूं, उस दौरान
हुमायूं को आगरा अथवा दिल्ली से कोई सैन्य सहायता न प्राप्त होने पाए। तो मेरा कहने का आशय यह है, जिस समय हुमायूं बंगाल में विलासिता में डूबा हुआ था, उस समय शेर खां जो बिहार के रोहतासगढ़ किले में आकर के छुप गया था, उस दौरान उसने बंगाल व आगरा के बीच के मुगलों के रसद मार्ग को काट दिया। ठीक, अब देखते हैं हुमायूं और शेर खां के बीच का युद्ध, जो महत्वपूर्ण 2 युद्ध हुए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं।
अब देखते हैं हुमायूं के समय अन्य राजनीतिक घटनाओं के संदर्भ में। तो मैंने बताया कि 1538 ईस्वी में हुमायूं ने बंगाल का अभियान किया, और हुमायूं ने जिस समय बंगाल का अभियान किया उस दौरान हम देखते हैं कि जो शेर खां था वह बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह को पराजित करके बंगाल का खजाना लूट करके बिहार चला आया था और रोहतासगढ़ किले में छिप गया था। हुमायूं जब बंगाल पहुंचा तो वहां विलासिता में डूब गया। इस दौरान हम देखते हैं कि शेर खां ने हुमायूं से युद्ध के दौरान किसी प्रकार की सैन्य सहायता न प्राप्त होने पाए आगरा व बंगाल के बीच के संपर्क मार्ग को काट दिया। अब चूंकि अब मुगलों से निर्णायक युद्ध करना था शेर खां को, तो अतः शेर शाह स्वयं जब हुमायूं महोदय बंगाल से वापस राजधानी की तरफ प्रस्थान किए, इधर बिहार से शेर खां भी अपनी सेना के साथ शेर शाह भी अपनी सेना के साथ चला और चौसा की युद्ध भूमि में, चौसा कहां पे है? गंगा व कर्मनासा नदी के तट पर है। चौसा गंगा व कर्मनासा नदी के तट पर है और यहीं पर स्थित चौसा के मैदान में शेर खां ने हुमायूं को पराजित किया। यह जो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में हुआ था। तो मैंने कहा कि चौसा का मैदान गंगा और कर्मनासा नदी के तट पर है और यह युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 25 जून 1539 ईस्वी को। अब इस युद्ध में हुमायूं के पराजय का कारण यह था कि दरअसल चूंकि मैंने बताया कि चौसा का मैदान गंगा और कर्मनासा नदी के तट पर है, तो यहां हुमायूं ने एक जो सबसे बड़ी गलती की थी, गलती यह थी हुमायूं ने चौसा के मैदान में जहां अपना शिविर लगाया था वह शिविर गंगा और कर्मनासा नदी जो तलहटी वाला इलाका था, तराई वाला इलाका था, वहां पर अपने सैन्य शिविर को डाला था, जबकि शेर खां ने अपना सैन्य शिविर ऊंचाई वाले स्थान पर डाला था। और हुआ क्या कि 25 जून 1539 ईस्वी को 25 जून 1539 ईस्वी को मानसून की पहली वर्षा प्रारंभ हो गई। जब मानसून की पहली वर्षा प्रारंभ हो गई तो ऐसे में हुमायूं के शिविर में पानी घुसने लगा और 26 जून मुख्य युद्ध कब हुआ था? 26 जून को। 25 जून से मानसून की पहली वर्षा प्रारंभ हुई थी और 26 जून को निर्णायक युद्ध लड़ा गया था। तो 25 जून से जब मानसून की पहली वर्षा प्रारंभ हुई और लगातार वर्षा होती रही, 26 जून तक हुमायूं के शिविर में पानी घुसने लगा। और इधर जो है हुमायूं के शिविर में जब पानी घुसने लगा तो हुमायूं चूंकि सामने शेर खां अपनी सैन्य शिविर लेकर के खड़ा हुआ था, तो ऐसे में हुमायूं अपना सैन्य शिविर कैसे उखाड़ करके ऊंचाई वाले स्थान पे आए। तो शेर खां ने यहाँ पर चालाकी, धोखे व कूटनीति का सहारा लेते हुए, हम यहाँ देखते हैं कूटनीति अपनाते हुए, इसी समय शेर खां ने घोषित किया, चूंकि हुमायूं अपना शिविर उखाड़ करके ऊंचाई वाले स्थान पर आ नहीं रहा था, इसी समय शेर खां ने यह घोषणा की कि वह विद्रोही जनजातियों के नेता, एक खोखर जनजाति जो पश्चिमोत्तर सीमा पर आती थी और जिसका नेता था महारथ चेरो। तो शेर खां ने इसी समय घोषित किया कि वह खोखर जनजातियों के नेता, यानी खोखर जो विद्रोही जनजात है उसके नेता महारथ चेरो का दमन करने के लिए वह सेना सहित वापस जा रहा है। जिस समय शेर खां ने यह घोषित किया कि वह महारथ चेरो का दमन करने के लिए जा रहा है और यह कह करके शेर खां अपनी सेना 1 मील पीछे ले जाकर के रुक गया। अब इधर हुमायूं ने सोचा कि शेर खां सेना सहित चला गया, अतः हुमायूं ने भी अपने अधिकारियों को अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह शिविर उखाड़ करके, चूंकि शिविर में पानी घुस रहा था, तो हुमायूं ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि शिविर उखाड़ करके ऊंचाई वाले स्थान पर ले चले। जैसे ही 26 जून की रात को हुमायूं के सैनिक शिविर उखाड़ करके ऊंचाई वाले स्थान पे आने के लिए प्रयास कर रहे थे, उसी दौरान मैंने कहा कि शेर खां 1 मील पीछे जाकर के रुक गया था। उसी दौरान शेर खां ने हुमायूं की सेना पर आक्रमण कर दिया। जब हुमायूं की सेना पर एकाएक आक्रमण किया शेर खां ने, तो ऐसे में हुमायूं के अनेक सैनिक गंगा व कर्मनासा नदी में डूब करके मर गए। हुमायूं स्वयं गंगा नदी में डूबने लगा, जिसे निजाम नामक एक भिस्ती ने बचाया था। किसने बचाया था? निजाम नामक एक भिस्ती ने उसकी जान बचाई थी। किसकी? हुमायूं की। तो यहां देखते हैं अंततः जो इस युद्ध का परिणाम था वह शेर खां के हाथ में रहा और इस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर खां ने शाह की उपाधि धारण की। तब इसका नाम क्या हो गया? शेर खां से शेर शाह। पूरा नाम क्या हो गया अब? शेर शाह। तो ठीक है, तो मैंने कहा इस युद्ध को यानी चौसा के युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह सूरी ने, यानी शेर खां ने शाह की उपाधि धारण की। अब इसका पूरा नाम क्या हो गया? शेर शाह सूरी। और इसी युद्ध के दौरान हम देखते हैं हुमायूं की एक पत्नी बेगा बेगम, हुमायूं की एक पत्नी जिसका नाम था बेगा बेगम शेर शाह के द्वारा बंदी बना ली जाती है। किंतु शेर शाह ने बेगा बेगम को ससम्मान आगरा, यानी आगरा किसकी राजधानी थी? मुगलों की राजधानी थी।
तो शेर शाह ने बेगम को, हुमायूं की जो पत्नी बेगम बंदी बना ली गई थी, इन्हें ससम्मान आगरा वापस भेज दिया। अब यहां तो हम देखते हैं हुमायूं किसी तरह बचा, जिनेजाम नामक एक भिस्ती ने बताया। अब पुनः शेर शाह आगे बढ़कर के दिल्ली, आगरा, लाहौर आदि क्षेत्रों पर अधिकार न करने पाए, ऐसे में शेर शाह को पुनः रोकना जरूरी था। अतः हुमायूं ने पुनः अपनी सेना संगठित करके शेर शाह को दिल्ली, आगरा पर अधिकार करने से रोकने हेतु आगे बढ़ा। और इधर शेर शाह भी दिल्ली और आगरा, लाहौर आदि क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए सेना सहित आगे बढ़ा। परिणाम स्वरूप कन्नौज में बेलग्राम नामक स्थान पर पुनः शेर शाह हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ। यह युद्ध शेर शाह हुमायूं के बीच में हुआ था। यह युद्ध कब हुआ था? 15 मई 1540 ईस्वी को। कब हुआ था? 15 मई 1540 ईस्वी को। हुआ क्या था, यहां भी हुमायूं ने पुनः वही गलती की। हुमायूं ने यहां फिर हम देखते हैं जो कन्नौज है, बेलग्राम है, बेलग्राम कन्नौज है, ये गंगा नदी के तट पर है। यहां भी हम देखते हैं कि हुमायूं ने अपना सैन्य शिविर नदी के तलहटी वाले इलाके में लगाया और शेर खान ने अपना शिविर ऊंचाई वाले स्थान पर लगाया। हमेशा मानसून की वर्षा जून के अंतिम सप्ताह में शुरू होती थी, लेकिन यहां यह हुमायूं का दुर्भाग्य था कि इस बार मानसून की वर्षा 15 मई को ही प्रारंभ हो गई। जब 15 मई को ही मानसून की वर्षा प्रारंभ हुई, लगातार वर्षा होती रही, ऐसे में पुनः हुमायूं के शिविर में पानी घुसने लगा और हुमायूं ने जब अपने सैनिकों का आदेश दिया कि शिविर उखाड़ करके ऊपर ले आए, उसी समय शेर शाह ने पुनः हुमायूं के ऊपर आक्रमण किया और हुमायूं पुनः पराजित हुआ। इस पराजय के साथ ही हुमायूं को इस पराजय के बाद हुमायूं 1540 से 1543 ईस्वी के बीच, यानी कि प्रारंभिक 3 वर्षों में, 40 के पश्चात प्रारंभिक 3 वर्षों में हुमायूं सिंध व राजस्थान के क्षेत्रों में इधर उधर भटकता रहा। कहने का आशय यह है कि इस दौरान सिंध व राजस्थान में अपनी शक्ति को सुदृढ़ करके पुनः अपनी सल्तनत पर अधिकार करने का प्रयास किया, किंतु उस प्रयास में असफल रहा और अंततः उसे देश छोड़ करके भागना पड़ा, जाकर के ईरान में जाकर के शरण लेनी पड़ी और 15 वर्ष निर्वासित जीवन में व्यतीत करना पड़ा। तो मैंने कहा कि कन्नौज अथवा बेलग्राम का युद्ध जीतने के पश्चात शेर शाह हिंदुस्तान का शासक बना और इस विजय के साथ ही दिल्ली, आगरा, लाहौर आदि क्षेत्रों पर भी शेर शाह का अधिकार हुआ। अब जरा हुमायूं के निर्वासन काल के संदर्भ में जब देखते हैं तो मैंने कहा कि 1540 में जब कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ, तो 1540 से 1543 ईस्वी के बीच हुमायूं सिंध व राजस्थान के क्षेत्रों में भटकता रहा। इस दौरान हम देखते हैं हुमायूं ने ठट्टा व सेहवान आदि क्षेत्रों पर अधिकार करने का प्रयास भी किया, किंतु इसी समय सिंध का जो शासक था उसका नाम था शाह हुसैन अर्गो। तो जिस दौरान हुमायूं ठट्टा व सेहवान क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए प्रयास कर रहा था, उस दौरान सिंध के शासक शाह हुसैन अर्गो ने हुमायूं के प्रयास को असफल कर दिया। कब? 1540 से 1543 के मध्य। इस दौरान हम देखते हैं कि 1541 ईस्वी में ही हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से विवाह किया था। हमीदा बानो बेगम से विवाह किया। हमीदा बानो बेगम कौन थी? एक थे सिया मौलवी थे, उनका नाम था मीर बाबा दोस्त उर्फ अली अकबर जामी। तो मैंने कहा हमीदा बानो बेगम कौन थी? एक सिया मतावलंबी थे, इनका नाम था मीर बाबा दोस्त उर्फ अली अकबर जामी। और यह जो मीर बाबा दोस्त थे, यह हिंदाल के गुरु थे। हुमायूं ने 1541 ईस्वी में सिया मौलवी मीर बाबा दोस्त उर्फ अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 1541 ईस्वी में विवाह किया। ठीक, और मीर बाबा दोस्त कौन है? हिंदाल के गुरु है। तो इनकी पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह किया और हुमायूं की इसी पत्नी से 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा राणा बीरसाल के महल में एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसे इतिहास में अकबर के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? अकबर, मुगल बादशाह अकबर। फिर हम देखते हैं कि 1543 ईस्वी में हुमायूं ने अपने पुत्र अकबर को अपने भाई अस्करी के नियंत्रण में छोड़ करके 1543 ईस्वी में हुमायूं अपने भाई अस्करी के नियंत्रण में अपने पुत्र अकबर को छोड़ करके अपने सहयोगी बैरम खां, पत्नी हमीदा बानो बेगम आदि के साथ कहां चला गया? ईरान चला गया। इस समय ईरान के शासक कौन थे? शाह ताहमस और
मैंने कहा बैरम खां हमीदा बानो बेगम के साथ हुमायूं ईरान चला गया और ईरान के शासक शाह तामस के यहाँ शरण ली। कब? 1543 ईस्वी में। जब हुमायूं ईरान गया और शाह तामस के यहाँ शरण ली और शाह तामस से अपना पुनः साम्राज्य प्राप्त करने के लिए सैन्य सहायता भी प्राप्त करने का प्रयास किया, किंतु शाह तामस ने शिया धर्म ग्रहण करने की शर्त पर हुमायूं को सैन्य सहायता करने का वचन भी दिया था। तो कहने का आशय यह है, हुमायूं ने अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए कुछ दिन के लिए शिया धर्म को भी ग्रहण किया था। और शिया धर्म जब ग्रहण किया हुमायूं ने, उसके पश्चात ईरान के शासक शाह तामस ने हुमायूं की सैन्य सहायता की और शाह तामस के सैन्य सहयोग की वजह से 1545 ईस्वी में हुमायूं ने अपने भाइयों के विरुद्ध अभियान किया। भाई कौन? कामरान और अस्करी। यह सर्वाधिक हुमायूं के समक्ष चुनौती प्रस्तुत कर रहे थे। और मैंने बताया भी था कि कामरान को हुमायूं ने काबुल और कंधार का क्षेत्र तो प्रदान किया ही था, साथ ही कामरान ने पंजाब वाले क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया था। तो 1545 ईस्वी में हुमायूं ईरान के शासक शाह तामस के सहयोग से अपने भाई कामरान व अस्करी को पराजित करके काबुल व कंधार पर अधिकार कर लिया। काबुल कंधार पर अधिकार कर लिया। जब 1545 ईस्वी में हुमायूं ने अपने भाई कामरान के विरुद्ध सैन्य अभियान किया, इसी युद्ध में जो हुमायूं का भाई हिंदाल था, हुमायूं की तरफ से युद्ध करता हुआ मारा गया। हिंदाल किसकी तरफ से युद्ध करता हुआ मारा गया था? हुमायूं की तरफ से। और कामरान अस्करी, जिसके नियंत्रण में हुमायूं ने अपने पुत्र को छोड़ा था, ये दोनों लोग कामरान और अस्करी एक संयुक्त मोर्चे का गठन करके हुमायूं के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। यानी जो ये 1545 में युद्ध हुआ था काबुल और कंधार पर अधिकार करने हेतु हुमायूं का, यह किसके किसके बीच हुआ था? कामरान अस्करी के नियंत्रण वाली सेना व हुमायूं के बीच में। और इस युद्ध में कामरान अस्करी पराजित हुए और दोनों को पराजित करके बंदी बना लिया गया और इन दोनों को हुमायूं ने अंधा करा करके कारागार में डाल दिया। ठीक इधर हम देखते हैं शेरशाह हिंदुस्तान का शासक 1545 ईस्वी में बना था, 1540 ईस्वी में बना था और इसने कुल 5 वर्ष शासन किया था, 1540 से 1545 ईस्वी। 1545 शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। शेरशाह सूरी की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र इस्लाम शाह सूरी उसका उत्तराधिकारी बना था, इस्लाम शाह सूरी। और यह इस्लाम शाह सूरी, इस जो शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह सूरी था, 1553 ईस्वी में इसकी भी मृत्यु हो गई। जब इस्लाम शाह सूरी की मृत्यु हो गई 1553 ईस्वी में, जिस सूर साम्राज्य यानी जिस द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना शेरशाह सूरी के द्वारा हिंदुस्तान में पुनः की गई थी, वह सूर साम्राज्य अथवा अफगान साम्राज्य अत्यधिक तेजी के साथ विकसित होना प्रारंभ हो गया। यानी कि इस्लाम शाह सूरी की मृत्यु के पश्चात यह जो सूर साम्राज्य था, इसका तेजी से विघटन प्रारंभ हुआ। यानी कि यह जो सूर साम्राज्य था अस्थायी नहीं सिद्ध हुआ और जब इस साम्राज्य यानी सूर साम्राज्य का तेजी से विघटन हो रहा था, उसी दौरान 1554 ईस्वी में हुमायूं ने पेशावर पर आक्रमण करके पेशावर पर अधिकार कर लिया। 1555 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार करते हुए कहां पहुंचा? पंजाब पहुंचा। जब हुमायूं पंजाब पहुंचा तो हुमायूं का पुनः अफगानों से 2 युद्ध हुआ। एक युद्ध हुआ मच्छीवाड़ा का युद्ध, दूसरा युद्ध हुआ सरहिंद का युद्ध। पहला युद्ध कौन सा हुआ था? मच्छीवाड़ा का। दूसरा कौन हुआ था? सरहिंद का। जो मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था यह 22 मई 1555 ईस्वी को हुआ था। 22 मई 1555 ईस्वी को हुआ था। यह युद्ध हुमायूं व अफगान नेता जो इब्राहिम खां सूर था, इब्राहिम खां सूर स्वयं इस युद्ध में नहीं शामिल हुआ था, बल्कि इसने हैबात खां हवास खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी और हैबात खां हवास खां के नेतृत्व वाली सेना से ही हुमायूं का मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जहां अफगान पराजित हुए वहीं हुमायूं विजयी रहा और इस युद्ध को जीतने के पश्चात हुमायूं का हिसार, फिरोजा आदि क्षेत्रों पर भी अधिकार हुआ। तत्पश्चात 15 जून 1555 ईस्वी को हुमायूं का अफगान सरदार सिकंदर खां सूर के साथ पुनः युद्ध हुआ और इस युद्ध में भी हुमायूं विजयी रहा और सिकंदर खां सूर पराजित हुआ। और यह जो सिकंदर खां सूर जब सरहिंद के युद्ध में पराजित हुआ और इसी युद्ध में पहली बार जो मुगल बादशाह अकबर था, जो मुगल बादशाह में सबसे महान शासक था, यही अकबर पहली बार इस युद्ध में शामिल हुआ। यानी कि अकबर एक सैनिक के रूप में, एक सैनिक की हैसियत से पहली बार किस युद्ध में भाग लिया था? सरहिंद के युद्ध में। जब हुमायूं ने सिकंदर खां सूर को पराजित करके दोबारा हिंदुस्तान का बादशाह बना तो सरहिंद विजय का श्रेय हुमायूं ने अकबर को ही दिया था और अकबर
सरहिंद प्रथम युद्ध था जब एक सैनिक की हैसियत से पहली बार युद्ध में शामिल हुआ था। ठीक है। और जुलाई 1555 ईस्वी, मैंने कहा जुलाई 1555 ईस्वी में हुमायूं दिल्ली पहुंचा और दिल्ली पर पुनः अधिकार किया, यानी कि पुनः मुगल बादशाह घोषित हुआ। और 6 माह तक शासन करने के उपरांत एक दिन हुमायूं ने जो पुस्तकालय दिल्ली में स्थापित करा था, जिसका नाम दीन पनाह था, इसी दीन पनाह की सीढ़ियों से उतरते हुए लुढ़क करके हुमायूं गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब हुमायूं की मृत्यु हो गई तो लेनपोल महोदय ने लिखा हुमायूं के संदर्भ में इस प्रकार, हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा, लुढ़कते लुढ़कते उसकी मृत्यु हो गई। क्लियर?
शेरशाह सूरी के बारे में देखिएगा। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी इसके बचपन का नाम क्या था? फरीद था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। 1472 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1472 ईस्वी में। कहां पे हुआ था? बजवारा अथवा नरनौल नामक स्थान पर हुआ था। तो मैंने कहा शेरशाह सूरी जिसने द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बहलोल लोदी ने किया था। और द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। इस शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। इसका जन्म 1472 ईस्वी को बजवारा अथवा नरनौल नामक स्थान पर हुआ था। इसके फरीद के पिता का नाम हसन व दादा का नाम इब्राहिम सूर था। फरीद के पिता का नाम हसन व दादा का नाम इब्राहिम सूर था। फरीद के जो पिता हसन थे व दादा इब्राहिम सूर थे, ये लोग रोजी रोटी की तलाश में, ये लोग रोजी रोटी की तलाश में सुल्तान बहलोल लोदी के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक, न सिर्फ भारत आए बल्कि प्रारंभ में यह दिल्ली सल्तनत की सेना में शामिल भी हो गए थे। कौन? फरीद के पिता हसन व दादा इब्राहिम सूर। ठीक, यहां फरीद की कुछ उपाधियां, इसके बारे में जरा देख लेते हैं, तब आगे की इससे जुड़े हुए जो जानकारियां हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के इतिहास को जो सबसे प्रमाणिक विवरण, जो सबसे व्यवस्थित विवरण दिया गया, किसमें दिया गया? तारीख शेरशाही में। तारीख ए शेरशाही। शेरशाह सूरी के शासन के बारे में जानकारी, एक व्यवस्थित जानकारी कहां से मिलती है? तारीख शेरशाही से। और तारीख शेरशाही किसकी रचना है? अब्बास खां सरवानी की। किसकी रचना है? अब्बास खां सरवानी की। और इसी अब्बास खां सरवानी ने शेरशाह सूरी को द्वितीय हैदर कह करके संबोधित किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए सवाल कि निम्न शासकों में किसे द्वितीय हैदर कहा जाता है, किसे कहा जाता है? शेरशाह सूरी को। किसने कहा था? अब्बास खां सरवानी। अब्बास खां सरवानी की रचना कौन सी है? तारीख शेरशाही। इसी तरह डॉक्टर कानून गो ने शेरशाह सूरी को धूल में खिला फूल कहा है। क्या कहा है? धूल में खिला फूल। बाबर के बारे में मैंने चर्चा किया था, जिस समय हुमायूं की मैंने चर्चा की। बाबर स्वयं कहा करता था, हुमायूं शेर खां के बारे में कहा करता था, यह छोटा पठान बहुत ही चालाक है, इसके माथे पर आज लक्षण दिखाई देते हैं। तो बाबर ने शेरशाह सूरी को चालाक अफगान कह करके संबोधित किया था। क्या कहा था? चालाक अफगान। और शेरशाह सूरी जब दक्षिण बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, यानी दक्षिण बिहार का जब प्रतिशासक शासक बनता है, उस दौरान शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि भी धारण की थी। इनमें में से कौन सी उपाधि है? कौन सी उपाधि? हजरत आला किसकी उपाधि है? शेरशाह सूरी की है। तो मेरा कहने का आशय यह है कि जैसे यहां से अक्सर सवाल पूछ दिए जाते हैं कि शेरशाह सूरी किसको धूल में खिला हुआ फूल, डॉक्टर कानून गो महोदय ने किस शासक को धूल में खिला हुआ फूल कहा? शेरशाह सूरी कहा है। किस शासक ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी? शेरशाह सूरी ने। बाबर ने शेरशाह सूरी को क्या कह करके संबोधित किया? चालाक अफगान कह के संबोधित किया। यहां से अक्सर सवाल बनते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा दक्षिण बिहार का शासक बनने के बाद हजरत आला की उपाधि धारण की। इसी तरह जब हिंदुस्तान का शासक बना शेर खां, तो शेरशाह की उपाधि धारण की। क्लियर? अब देखते हैं। तो मैंने कहा इस जो शेरशाह सूरी, जिसका बचपन का नाम फरीद था, जिसका जन्म 1472 ईस्वी में बजवारा अथवा नरनौल में हुआ था, और जिसके पिता का नाम हसन तथा दादा का नाम इब्राहिम सूर था, और पिता व दादा रोजी रोटी की तलाश में भारत सुल्तान बहलोल लोदी के शासनकाल में आए थे। जरा इसके आगे के इतिहास के बारे में जब गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि 1494 ईस्वी में 1494 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान कौन था? दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी था। 1589 ईस्वी में बहलोल लोदी की मृत्यु हुई, 1489 ईस्वी में बहलोल लोदी की मृत्यु हुई थी। और 1489 ईस्वी में जब बहलोल लोदी की मृत्यु हुई, उसके बाद सिकंदर लोदी सुल्तान बना। और सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 ईस्वी से लेकर के 1517 ईस्वी तक है। तो दिल्ली का सुल्तान इसमें कौन है? सिकंदर लोदी। तो 1494 ईस्वी में जो दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी था, उसने जौनपुर, जमाल खान नामक व्यक्ति को जौनपुर का फौजदार नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया? फौजदार। किसे नियुक्त किया? सिकंदर लोदी ने जमाल खान को। ठीक, और यह जो जमाल खान, जिसे सिकंदर लोदी ने जौनपुर का फौजदार नियुक्त किया, इस जमाल खां का फरीद के पिता हसन के साथ गहरी मित्रता थी। ठीक है, तो जमाल खां की किससे मित्रता थी? फरीद के पिता हसन से। तो जब जमाल खां 1494 ईस्वी में जौनपुर का फौजदार नियुक्त हुआ, तो उस दौरान जमाल खां अपने साथ हसन को भी जौनपुर लेता आया था। किसको लेके आया था साथ में? हसन को। हसन कौन है? फरीद के पिता। जब हसन को अपने साथ जौनपुर लेते आया,
एक दिन जमाल खान ने सुल्तान सिकंदर लोदी से अनुरोध करके फरीद के पिता हसन को, जमाल खान ने सुल्तान सिकंदर लोदी से अनुरोध करके फरीद के पिता हसन को 3 गांव की जागीर दिलवा दी थी। वो 3 गांव कौन कौन से थे? हवासपुर, हाजीपुर और सासाराम। अब जो हसन यानी जो फरीद का पिता था, इन 3 गांव का जागीरदार नियुक्त हो गया था। किसके प्रयास से? जमाल खां के प्रयास से। ठीक है, अब किसने नियुक्त किया था? सिकंदर लोदी। सुल्तान तो सिकंदर लोदी। अब इधर हम देखते हैं कि जो फरीद का प्रारंभिक जीवन था वह बहुत ही कष्टमय था। कष्टमय जीवन के पीछे कारण यह था कि हसन की जो पहली पत्नी थी, जिससे शेर खां अथवा फरीद का जन्म हुआ था, उसकी मृत्यु हो गई थी। जो प्रथम पत्नी थी हसन की, उसकी मृत्यु हो गई थी, जिससे फरीद का जन्म हुआ था। तो हसन की जो दूसरी पत्नी थी, उससे 2 पुत्रों का जन्म हुआ था। वे 2 पुत्र जो थे, और फरीद की जो चचेरे 2 भाई थे, वह फरीद की जो सौतेली माँ थी, वे लोग फरीद के साथ हमेशा अनुचित बर्ताव किया करते थे, जिसके कारण पारिवारिक कलह से क्षुब्ध होकर के यह फरीद 1494 ईस्वी में भाग करके कहां चलाया था? जौनपुर चलाया था। और जौनपुर इस समय इस्लामी शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। जब जौनपुर फरीद 1494 ईस्वी में पहुंचा, पारिवारिक कलह से क्षुब्ध होकर के, उस दौरान इसने जौनपुर में शिक्षा दीक्षा भी ग्रहण की। न सिर्फ शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, बल्कि अरबी फारसी विषयों का जल्द ही अरबी फारसी विषयों का ज्ञाता भी बन गया। अब चूंकि जमाल खां जो था, जमाल खां की मित्रता हसन से थी, और जमाल खां फरीद के ऊपर भी नजर गड़ाए हुए था। और एक दिन जमाल खां के प्रयास से फरीद के पिता हसन व फरीद के बीच में आपस में समझौता हो गया, यानी सुलह, मेल मिलाप हो गया। पिता पुत्र के बीच में मेल मिलाप हो गया। किसने करा था? जमाल खान ने। किसके बीच? फरीद व उसके पिता हसन के बीच में। जब 1494 ईस्वी में फरीद जमाल खां के प्रयास से पिता पुत्र के मध्य में मेल मिलाप हो गया, तो ऐसे में हसन ने अपने पुत्र फरीद को अपनी जागीर की भूमि का प्रबंधक नियुक्त किया। कौन सी जागीर भूमि? जो जागीर हसन को प्राप्त हुई थी, हवासपुर, हाजीपुर और सासाराम। यह जागीर किसे प्रदान की गई थी? हसन को प्रदान की गई थी। तो हसन के जब अपने पुत्र फरीद के साथ मेल मिलाप हुआ, इसी हसन ने अपनी जो जागीर भूमि थी, इस जागीर भूमि के प्रबंधक के रूप में किसकी नियुक्ति की? फरीद की। फरीद ने इस पद पर, फरीद यानी शेर खां, फरीद ने इस पद पर रतन यानी अपने पिता की जागीर के प्रबंधक के रूप में कुल 21 वर्ष तक कार्य किया था। हुआ क्या था कि 1518 ईस्वी में 1518 ईस्वी में हसन की मृत्यु हो गई थी। और 1497 ईस्वी में फरीद अपने पिता की जागीर की भूमि का प्रबंधक नियुक्त हुआ था। तो 1518 और 1497, तो कुल कितना वर्ष हुआ? 18 और 3 21, यानी कि अपने पिता की जागीर भूमि के प्रबंधक के रूप में फरीद ने कुल कितने वर्ष काल किया था? 21 वर्ष कार्य किया था। तो 1518 ईस्वी में हसन की मृत्यु हो गई। हसन की मृत्यु के पश्चात फरीद 1520 ईस्वी में शाही फरमान के द्वारा, शाही फरमान कौन? दिल्ली का सुल्तान जो है वही तो शाही फरमान जारी करेगा। तो शाही इस समय दिल्ली का सुल्तान कौन होगा? 1494 में सिकंदर लोदी है। सिकंदर लोदी का शासनकाल कब तक है? 1517 ईस्वी तक। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है। अब 1517 ईस्वी में जब सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है, इब्राहिम लोदी सुल्तान बनता है। यानी कि जब 1520 ईस्वी में शाही फरमान जारी हुआ था, वह शाही फरमान किसने जारी किया था? इब्राहिम लोदी ने, चूंकि सुल्तान अब वह होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि 1518 ईस्वी में फरीद के पिता हसन की मृत्यु हो गई, और 2 वर्ष पश्चात 1520 ईस्वी में शाही फरमान द्वारा फरीद अपने पिता की जागीर की भूमि का मालिक घोषित हुआ, अपने पिता की जागीर की भूमि का अधीक्षक नियुक्त हुआ। ठीक, अब जहां अपने पिता की जागीर भूमि के प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा था, अब शाही फरमान के द्वारा इसे 3 गांव की जागीर प्राप्त हो गई। जब जागीर इसे प्राप्त हुई, तो फरीद चूंकि एक योग्य व्यक्ति था, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, इसने अपने विरोधियों के विरुद्ध अपनी शक्ति को एकजुट करने के लिए दक्षिण बिहार के शासक बहार खां लोहानी, दक्षिण बिहार के शासक बहादुर खां लोहानी के यहाँ नौकरी कर ली। किसके यहाँ? बहादुर खां लोहानी के यहाँ। बहादुर खां लोहानी के यहाँ नौकरी कर ली। और एक दिन ये बहादुर खां लोहानी के साथ
शिकार, जंगल में शिकार हेतु गया और उस शिकार के दौरान, उस जंगल में यात्रा के दौरान इसी फरीद ने एक शेर का वध कर दिया था, जिससे प्रसन्न होकर के दक्षिण बिहार के शासक बहादुर खां लोहानी ने शेर खां को मतलब कि फरीद को शेर की उपाधि प्रदान की थी। फरीद को शेर खां की उपाधि प्रदान की। कौन सी उपाधि प्रदान की थी? शेर खां। तो मैंने कहा कि अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए शेर शाह सूरी यानी शेर खां ने बहादुर खां लोहानी के यहां नौकरी कर ली थी और एक दिन बहादुर खां लोहानी के साथ ये शिकार पर गया। उस दौरान इसने, चूंकि फरीद ने एक शेर का वध कर दिया था, जिससे प्रसन्न होकर के बहादुर खां लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि प्रदान की। न सिर्फ शेर खां की उपाधि प्रदान की, बल्कि बहादुर खां लोहानी ने अपने पुत्र का शिक्षक भी शेर खां को नियुक्त किया था। तो बहादुर खां लोहानी के पुत्र का शिक्षक कौन बना था? शेर खां। अब चूंकि जो बहादुर खां लोहानी का दरबार था, उस दरबार में शेर खां का प्रभाव बढ़ने लगा था। जब शेर खां का प्रभाव बढ़ने लगा तो जो लोहानी सरदार थे, ये जो बहादुर खां लोहानी के अन्य दरबारी थे, ये लोग शेर खां के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए ये लोग शेर खां से घृणा करने लगे। न सिर्फ घृणा करने लगे, बल्कि शेर खां के विरुद्ध षड्यंत्र भी करने लगे। ऐसे में जब शेर खां के विरुद्ध दक्षिण बिहार में षड्यंत्र रचा जाने लगा, तो ऐसे में शेर खां क्षुब्ध होकर के, पीड़ित होकर के कहां भाग के चला है? जौनपुर चला है। और यह घटना कब की है? 1526-27 की। कब चला है? 26-27 में भाग करके कहां चला? जौनपुर चला है। इस समय जौनपुर का मुगल सूबेदार कौन था? जौनपुर का मुगल सूबेदार जुनैद बरलास था। तो मैंने कहा, जब शेर खां लोहानी सरदारों को षड्यंत्र से पीड़ित होकर के जौनपुर भाग गया, न सिर्फ जौनपुर आया, बल्कि जौनपुर के फौजदार, मुगल फौजदार जुनैद बरलास के सहयोग से मुगलों की सेना में शामिल हो गया। न सिर्फ मुगलों की सेना में शामिल हुआ, बल्कि 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय के विरुद्ध बाबर की तरफ से शेर शाह ने मुगलों की तरफ से युद्ध भी किया था। जिस समय चंदेरी के युद्ध बताया तो उस समय मैंने चर्चा किया था कि 1528 ईस्वी में शेर शाह सूरी यानी शेर खां बाबर की तरफ से मेदिनी राय के विरुद्ध युद्ध भी किया था। यही चंदेरी की युद्ध है। कब? जब वह लोहानी सरदारों का षड्यंत्र से पीड़ित करके जौनपुर आया और जो जौनपुर के मुगल प्रभारी जुनैद बरलास के सहयोग से मुगल सेना में शामिल हुआ। न सिर्फ मुगल सेना में शामिल हुआ, बल्कि 1528 ईस्वी में मुगलों की तरफ से मेदिनी राय के विरुद्ध चंदेरी के युद्ध में युद्ध भी किया था। 1529 ईस्वी में हम देखते हैं, जब चंदेरी के युद्ध में भाग लिया। अब इधर देखते हैं कि 1528 ईस्वी में ही बहादुर खां लोहानी को लोहानी सरदारों के षड्यंत्र का पता चला। जब मतलब यह बहादुर खां लोहानी को यह पता चला कि लोहानी सरदारों ने शेर खां के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, ऐसे में बहादुर खां लोहानी ने 1528 ईस्वी में पुनः शेर खां को वापस बिहार बुलवा लिया। तो कहने का आशय यह है, चंदेरी के युद्ध के पश्चात मतलब शेर खां पुनः कहां चला गया? बिहार चला गया। किसकी सेवा में? बहादुर खां लोहानी की सेवा में। और इधर हम देखते हैं 1529 ईस्वी में बहादुर खां लोहानी की मृत्यु हो गई। जब बहादुर खां लोहानी की मृत्यु हो गई, तो ऐसे में बहादुर खां लोहानी का जो पुत्र था उसका नाम था जलाल खां। यह जो जलाल खां था, यह दक्षिण बिहार का शासक नियुक्त हुआ। क्योंकि जो जलाल खां था इसकी उम्र कम थी, ऐसे में बहादुर खां लोहानी की पत्नी जिसका नाम डूडू बीबी था, यह डूडू बीबी जलाल खां की संरक्षिका नियुक्त हुई। और साथ ही डूडू बीबी ने शेर खां को दक्षिण बिहार के उप सूबेदार के पद पर नियुक्त किया। किस पद पर? उप सूबेदार के पद पर। और 1530 ईस्वी में हम देखते हैं कि डूडू बीबी की जब मृत्यु हो गई, तो ऐसे में शेर खां जलाल खां का प्रतिशासक नियुक्त हुआ। यानी कि जब 1530 ईस्वी में जलाल खां प्रतिशासक नियुक्त हुआ था, उसी दौरान शेर शाह ने दक्षिण बिहार की जब वास्तविक शक्ति इसके हाथ में आ गई, इसी समय शेर खां ने हजरत आला की उपाधि भी धारण की थी। क्लियर? इधर हम देखते हैं कि 1533 ईस्वी में, कब? 1533 ईस्वी में पुनः लोहानी सरदारों ने, जो लोहानी सरदार थे, बहादुर खां लोहानी के दरबार में रहने वाले जो अन्य पदाधिकारी थे, इन लोगों ने पुनः शेर खां के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। और षड्यंत्र के तहत 1533 ईस्वी में
जो जलाल खां था, बहादुर खां लोहानी का पुत्र जलाल खां था, तो लोहानी सरदारों ने जलाल खां को लेकर के कहां भाग के चले गए? बंगाल चले गए। इस समय बंगाल का शासक कौन था? गयासुद्दीन महमूद शाह। यही गयासुद्दीन महमूद शाह जिसके विरुद्ध 1537 ईस्वी में शेर शाह ने बंगाल का अभियान किया था। तो लोहानी सरदार जलाल खां को लेकर कहां चले गए? बंगाल भाग गए और गयासुद्दीन महमूद शाह के सहयोग से पुनः शेर शाह के विरुद्ध यानी शेर खां के विरुद्ध संघर्ष करना प्रारंभ किया। और 1534 ईस्वी में शेर खां ने सूरजगढ़ के युद्ध में पुनः लोहानी सरदारों को पराजित किया। इसी तरह हम देखते हैं इसके पश्चात शेर शाह ने पुनः अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए जो चुनार के किलेदार थे ताज खां, इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी जो विधवा थी जिसका नाम था लाड मलिका, तो चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा लाड मलिका से विवाह करके शेर खां ने चुनार का किला प्राप्त किया। इसी तरह गाजीपुर के किलेदार नूरुद्दीन लोहानी की विधवा गौहर लोहानी से विवाह करके गाजीपुर का किला प्राप्त किया। और 1539 ईस्वी में बंगाल का अभियान किया। बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह को पराजित करके धन संपदा अर्जित की। अब 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया। अब 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में पुनः हुमायूं को पराजित करके हिंदुस्तान का शासक बना। ये क्लियर? मैंने बताया कि शेर शाह सूरी 1540 ईस्वी में हिंदुस्तान का शासक बना और 1545 ईस्वी तक उसने यानी 5 वर्ष तक शासन किया था। अब जरा इसके समय की जो राजनीतिक घटनाएं उसके बारे में देखते हैं।
अब जरा शेरशाह जब हिंदुस्तान का शासक बना उसके अभियानों के संदर्भ में देखते हैं। शेरशाह 1540 ईस्वी मैंने कहा कि कन्नौज अथवा बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के पश्चात हिंदुस्तान का शासक बना। हिंदुस्तान का शासक बनने के उपरांत 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने पहला अभियान कहाँ का किया था? पंजाब क्षेत्र का अभियान किया था। कहाँ का अभियान किया था? पंजाब क्षेत्र का अभियान किया था। और मैंने पहले ही चर्चा किया कि हुमायूं ने अपने भाइयों के बीच में साम्राज्य का बंटवारा किया था तो काबुल व कंधार का क्षेत्र कामरान को प्रदान किया था और कामरान ने अवसर का लाभ उठाते हुए पंजाब पर भी अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम कहां पर आक्रमण किया था? पंजाब पर। और पंजाब में कामरान को पराजित करके पंजाब पर शेरशाह सूरी ने अधिकार कर लिया था। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए शेरशाह का प्रथम अभियान कौन सा था, तो वह था कौन सा था? पंजाब अभियान। कहीं कहीं किताबों में पश्चिमोत्तर सीमा का अभियान लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा। पहला अभियान कौन सा है? पंजाब का अभियान। ठीक है, और पंजाब के अभियान के दौरान हुमायूं के भाई कामरान को पराजित करके शेरशाह सूरी ने पंजाब पर अधिकार किया था। क्लियर? 1541 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने पश्चिमोत्तर सीमा का अभियान किया था। पश्चिमोत्तर सीमा का अभियान किया था। पश्चिमोत्तर सीमा में स्थित विशेष रूप से गख्खर प्रदेश का अभियान किया था। कहां का अभियान किया था? गख्खर प्रदेश का। दरअसल जो पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित गख्खर प्रदेश था, यहां पे खोखर नामक एक जनजाति रहती थी। खोखर नामक एक जनजाति रहती थी। यह जो जनजाति मुगलों के प्रति बहुत ही वफादार थी। अतः शेरशाह सूरी ने मुगल आक्रांताओं से अपने साम्राज्य को सुरक्षित करने हेतु गख्खर प्रदेश में स्थित खोखर जातियों के दमन करने हेतु पश्चिमोत्तर सीमा का अभियान किया था। क्लियर? और इस अभियान के दौरान शेरशाह सूरी ने गख्खर प्रदेश में स्थित खोखरों को कठोरतापूर्वक दमन किया, यद्यपि इनको पूर्णतः समाप्त नहीं कर पाया। साथ ही पश्चिमोत्तर सीमा की अपने साम्राज्य को पश्चिमोत्तर सीमा से सुरक्षित रखने हेतु और पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित रोहतासगढ़ में एक महत्वपूर्ण किले का भी निर्माण कराया था। वो एक दुर्ग का भी निर्माण कराया और इस दुर्ग के अंतर्गत हैबात खां के नेतृत्व एक विशाल सैन्य टुकड़ी भी रखी थी। पुनः 1541 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने कहां का अभियान किया? बंगाल का अभियान किया। कहां का अभियान किया था? बंगाल का अभियान किया था। इस समय बंगाल का सूबेदार कौन था? खिज्र खां। मैंने पहले ही बताया था कि शेरशाह सूरी ने 1537 ईस्वी में बंगाल का अभियान किया था। उस समय बंगाल का शासक कौन था? गयासुद्दीन महमूद शाह। और इस समय हम देखते हैं कि मैंने बताया था 1538 ईस्वी में गयासुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु भी हो गई थी। 1541 ईस्वी में देखते हैं बंगाल में सूबेदार के पद पर कौन आरूढ़ था, विराजमान था? खिज्र खां। और खिज्र खां कौन था? गयासुद्दीन महमूद शाह का दामाद था। वही गयासुद्दीन महमूद शाह जो घायलावस्था में हुमायूं के शिविर में पहुंचा था और 1538 ईस्वी में हुमायूं के शिविर में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसी गयासुद्दीन महमूद शाह का खिज्र खां दामाद था। और बंगाल न सिर्फ दामाद था बल्कि बंगाल में सूबेदार के पद पर कार्य कर रहा था। किंतु 1541 ईस्वी तक आते आते हम देखते हैं इस खिज्र खां ने बंगाल क्षेत्र में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, अर्थात शेरशाह के विरुद्ध इसने विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह किया तो शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में बंगाल का अभियान किया और इस अभियान के दौरान खिज्र खां को पराजित करके कारागार में डाल दिया। अब चूंकि बंगाल में बार बार विद्रोह हो रहा था तो बंगाल क्षेत्र में भावी विद्रोह की संभावना के देखते हुए संपूर्ण बंगाल क्षेत्र में शेरशाह सूरी ने एक नए प्रशासनिक तंत्र का निर्माण किया। इस प्रशासनिक तंत्र के अंतर्गत देखते हैं कि शेरशाह सूरी ने संपूर्ण बंगाल प्रांत को 19 सरकार में विभाजित कर दिया। सरकार यानी जिला। मध्यकाल में जिले को क्या कहा जाता था? सरकार कहा जाता था। तो मैंने कहा कि संपूर्ण बंगाल प्रांत को 19 सरकार यानी 19 जिलों में विभाजित कर दिया और प्रत्येक सरकार यानी प्रत्येक जिले में सिकदारान नामक अधिकारी की नियुक्ति की। ये जो सरकार में नियुक्त होने वाला पदाधिकारी सिकदारान होता था, इसकी नियुक्ति सीधे सुल्तान यानी शेरशाह सूरी किया करता था और यह व्यक्तिगत रूप से सुल्तान के प्रति उत्तरदायी होता था। तो मैंने कहा जहां संपूर्ण बंगाल को 19 सरकार में विभाजित किया, वहीं प्रत्येक सरकार में सिकदारान नामक अधिकारी की नियुक्ति की। अब जो 19 सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाले सिकदारान नामक अधिकारी हैं, इनके बीच में आपस में कोई मतभेद हो यदि, तो उस मतभेद को निपटाने हेतु, उस मतभेद को समाप्त करने हेतु काजी फजीलात नामक एक असैनिक अधिकारी की अमीन के पद पर नियुक्ति भी शेरशाह सूरी ने की थी। क्लियर?
और शेरशाह सूरी के समय का सबसे आदर्श प्रांत बंगाल ही था। कौन सा क्षेत्र था? शेरशाह सूरी के शासन का सबसे आदर्श प्रांत कौन था? बंगाल। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो पहले के स्रोत हैं वह बताते हैं कि बंगाल क्षेत्र में जब नए प्रशासनिक तंत्र को लागू किया था शेरशाह सूरी ने, उस दौरान पूरे संपूर्ण बंगाल प्रांत को 19 सरकारों में विभाजित कर दिया था। लेकिन वर्तमान जो शोध हैं, वर्तमान शोध यह बताते हैं कि शेरशाह सूरी ने बंगाल क्षेत्र को 47 सरकारों में विभाजित किया था। यहां सावधान रहिएगा, यदि विकल्प में 19 दिया है तो 19 उत्तर माना जाएगा, या 47 दिया 47 माना जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान स्रोत क्या कहते हैं, वर्तमान अनुसंधान क्या कहते हैं? 47 सरकार विभाजित किया गया था, जबकि पुराने शोध क्या कहते हैं? 19 सरकार के अंतर्गत विभाजित था। क्लियर? अब हम देखते हैं शेरशाह सूरी का अगला अभियान 1542 ईस्वी में कहां पे होता है? मालवा क्षेत्र का अभियान होता है। कहां का अभियान होता है? मालवा क्षेत्र का अभियान होता है। इसमें मालवा का शासक कौन था? मल्लू खां था, जो कादिर शाह के नाम से शासन कर रहा था। मालवा का शासक मल्लू खां कादिर शाह के नाम से शासन कर रहा था। शेरशाह सूरी ने जब 1542 ईस्वी में मालवा का अभियान किया तो जो मालवा का शासक मल्लू खां था उसने शेरशाह से युद्ध न करने का निर्णय लिया, बल्कि उज्जैन में अपनी सेना सहित शेरशाह के समक्ष आत्मसमर्पण किया। साथ ही मल्लू खां ने अपने राज्य को शेरशाह सूरी को सौंप दिया। ठीक, 1543 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने रायसीन का अभियान किया। कहां का अभियान किया? रायसीन का अभियान किया। इस समय रायसीन के शासक कौन थे? पूरनमल चौहान। रायसीन अभियान के पीछे कारण यह बताया शेरशाह सूरी ने जो कारण दिखाया, शेरशाह सूरी के रायसीन अभियान के पीछे जो कारण दिखाया गया, वह कारण यह था कि शेरशाह सूरी ने पूरनमल चौहान के ऊपर यह आरोप लगाया कि वह अपनी राज्य की मुस्लिम जनता का उत्पीड़न कर रहा है। किसने आरोप लगा? शेरशाह सूरी ने। किसके ऊपर लगा? पूरनमल चौहान के ऊपर। तो मैंने कहा पूरनमल चौहान के ऊपर मुस्लिम जनता के उत्पीड़न का आरोप लगा करके शेरशाह सूरी ने 1543 ईस्वी में रायसीना का अभियान किया। ठीक है, किंतु रायसीना के किले को जीतने हेतु यहां हम देखते हैं शेरशाह सूरी ने धोखे व कूटनीति का सहारा लिया। प्रारंभ में रायसीना के किले का घेरा जब डाल दिया शेरशाह सूरी ने, और 1 माह तक जब किले को नहीं जीत पाया, तो ऐसे में शेरशाह सूरी ने धोखे व कूटनीति का सहारा लेते हुए पूरनमल चौहान को समझौता करने हेतु, संधि करने हेतु किले से बाहर आने के लिए आमंत्रित किया। और पूरनमल चौहान जैसे ही किले के बाहर शेरशाह सूरी से संधि करने हेतु किले से बाहर निकले, शेरशाह सूरी ने उसी समय पूरनमल चौहान को बंदी बना लेने का आदेश दिया। साथ ही रायसीना के किले पर धावा बोल करके रायसीना किले पर अधिकार कर लिया। यहां तक इतिहासकारों ने यह भी लिखा कि पूरनमल चौहान की जो पुत्रियां व पत्नियां थी, इनको शेरशाह सूरी ने बंजारों को सौंप दिया था। तो यही जो रायसीना अभियान है, इस अभियान के दौरान ही शेरशाह ने, यही जो रायसीना अभियान है, इसी अभियान को शेरशाह के जीवन पर एक कलंक भी माना जाता है। और शेर खां ने रायसीना अभियान के समय जो धोखे व कूटनीति का सहारा लिया था, उसी से पीड़ित होकर के शेरशाह के पुत्र कुतुब खां ने आत्महत्या कर ली थी। तो एक बार यह भी सवाल पूछा गया था कि शेरशाह के कार्यों से क्षुब्ध होकर के उसके किस पुत्र ने आत्महत्या कर ली थी? तो कौन था? कुतुब खां। यही कुतुब खां जिसको बंधक के रूप में शेरशाह सूरी ने हुमायूं के पास बंधक के रूप में रखा था। 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने मारवाड़ का अभियान किया। कहां का अभियान किया था? मारवाड़ का अभियान किया। इस समय मारवाड़ के शासक कौन थे? मालदेव थे। मारवाड़ के शासक कौन थे? मालदेव थे। मारवाड़ अभियान के दौरान भी देखते हैं कि शेरशाह सूरी ने धोखे व कूटनीति का सहारा यहां भी लेता है। एक्चुअली हुआ क्या कि मारवाड़ के किले का घेरा डाल तो दिया शेरशाह सूरी ने, किंतु जब ये देखा कि राजपूतों से युद्ध करना इतना आसान नहीं है, तो ऐसे में शेरशाह सूरी ने पुनः अपनी चालाकी दिखाते हुए एक जाली पत्र लिखवा करके मालदेव, जो मारवाड़ की सेना थी, मारवाड़ की सेना के बीच में फिकवा दिया। अब वह जाली पत्र फिकवाया जिसपे मालदेव का हस्ताक्षर था, तो उस जाली पत्र को पढ़ने के पश्चात जो मालदेव की सेना थी उनमें गतिरोध पैदा हो गया। यानी उनमें एकजुटता जो थी राजपूतों के बीच में जो एकजुटता पहले से विद्यमान थी, वह एकजुटता विखंडित हुई। और इस विपरीत परिस्थिति में भी जैता व कूपा नामक 2 राजपूत सरदारों के नेतृत्व में कुछ राजपूत सैनिकों ने शेर खां से भीषण संघर्ष किया। यद्यपि इस संघर्ष में जैता व कूपा लड़ते हुए मारे गए और
राजपूत बुरी तरह पराजित हुए। शेर शाह को मारवाड़ अभियान के दौरान इतने भीषण राजपूतों से इतने भीषण संघर्ष का सामना करना पड़ा था कि शेर शाह ने मारवाड़ अभियान के दौरान ही यह कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए समूचे हिंदुस्तान को खो चुका था। किसने कहा? शेर शाह सूरी ने। किस अभियान के दौरान कहा? मारवाड़ अभियान के दौरान कहा। 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने कालिंजर का अभियान किया था। कहां का अभियान किया था? कालिंजर का अभियान किया था। इस समय कालिंजर के शासक कौन थे? कीरत सिंह थे। और कालिंजर अभियान के पीछे कारण यह था कि जो कालिंजर के शासक कीरत सिंह थे, ये रीवा के शासक वीर सिंह बाघेला को इन्होंने शरण दे रखी थी। और जो रीवा के शासक वीर सिंह बाघेला था, यह शिवाजी का शत्रु, शेर शाह सूरी का शत्रु था। तो मैंने कहा कि शेर शाह सूरी के कालिंजर अभियान के पीछे कारण यह था कि कालिंजर के शासक कीरत सिंह ने रीवा के शासक वीर सिंह बाघेला को शरण दे रखी थी। और वीर सिंह बाघेला था, वह शेर शाह सूरी का शत्रु था। तो ऐसे में शेर शाह सूरी ने कालिंजर के शासक कीरत सिंह चौहान से कहा कि वह वीर सिंह बाघेला को मेरे सुपुर्द कर दे, किंतु कीरत सिंह चौहान ने वीर सिंह बाघेला को देने से मना कर दिया। ऐसे में शेर शाह सूरी ने कालिंजर के किले का घेरा डाल दिया और 7 माह तक घेरा डाले रहने के बाद भी जब शेर शाह सूरी किले को जीत नहीं पाया, ऐसे में शेर शाह सूरी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि गोला बारूद के माध्यम से किले की दीवार को ध्वस्त कर दिया जाए। इसी समय जब उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाया जा रहा था, तो ही आग्नेयास्त्र किले की दीवार से टकरा करके बारूद के ढेर पे गिर गया और उसी बारूद के ढेर के बगल में शेर शाह सूरी बैठा था और बारूद के ढेर में आग लगने के कारण शेर शाह सूरी गंभीर रूप से घायल हो गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। किंतु हम यह देखते हैं कि शेर शाह सूरी की मृत्यु होने से पूर्व कालिंजर के दुर्ग की विजय की सूचना शेर शाह सूरी को दी जा चुकी थी। तो मैंने कहा, जिस शेर शाह सूरी ने अनेक कठिनाइयों के साथ अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए 1540 ईस्वी में हिंदुस्तान का शासक बना था, 1547 ईस्वी में कालिंजर अभियान के दौरान उसका अंत हुआ। अब शेर शाह सूरी से के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, जरा उस कार्यों के संदर्भ में देखते हैं। तो शेर शाह सूरी की जो महत्वपूर्ण कार्य, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य भू राजस्व व्यवस्था। कौन सा महत्वपूर्ण कार्य? भू राजस्व व्यवस्था। चूंकि राज्य की आय का मुख्य स्रोत, राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? भू राजस्व था। अब भू राजस्व कृषि पर निर्भर था और कृषि के ऋण कौन होते थे? किसान होते थे। तो ऐसे में किसानों की दशा में सुधार करना आवश्यक था। और शेर शाह सूरी स्वयं अपने पिता की जागीर के प्रबंधक के रूप में कुल 21 वर्ष तक किसानों के बीच में रह करके कार्य भी कर चुका था। तो ऐसे में शेर शाह के लिए किसानों का उत्पीड़न रोकना आवश्यक था। ठीक है, इसलिए तो हम देखते हैं कि शेर शाह सूरी ने गज सिकंदरी के माध्यम से अपने अंतर्गत आने वाले संपूर्ण साम्राज्य मुल्तान से क्षेत्र को छोड़ करके शेर शाह सूरी ने अपने साम्राज्य की समस्त भूमि की गज सिकंदरी के माध्यम से भू पैमाइश कराई। भू पैमाइश कराने के उपरांत साम्राज्य की संपूर्ण भूमि को उत्तम, मध्यम, निम्न 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। इन तीनों श्रेणियों का, उत्तम, मध्यम, निम्न, इन तीनों श्रेणियों का औसत उत्पादन निकाल करके 1/3 भू राजस्व निर्धारित किया। ठीक, तो मैंने कहा कि गज सिकंदरी के माध्यम से जहां संपूर्ण भूमि की पैमाइश कराई, वहीं भूमि को 3 वर्गों में बांट दिया, उत्तम, मध्यम, निम्न। और इन तीनों का औसत उत्पादन निकाल करके, औसत उपज निकाल करके 1/3 भू राजस्व निर्धारित किया। क्लियर? अब भू राजस्व की वसूली हेतु नगद व जींस दोनों को इसने मतलब भू राजस्व की वसूली नगद व जींस दोनों रूपों में लिया। यद्यपि भू राजस्व की वसूली हेतु नगद को प्राथमिकता प्रदान किया था। अब भू राजस्व की वसूली अनाज के रूप में यदि हो रही है, तो अनाज का मूल्य क्या होना चाहिए, इसके लिए भी शेर शाह सूरी ने एक व्यवस्था अपनाई। इस हेतु उसने राज्य के अंतर्गत उत्पादित होने वाले समस्त अनाज की एक मूल्य सूची तैयार कराई। जो अनाजों की मूल्य सूची तैयार कराई थी, उसे क्या कहा जाता था? रय। क्या कहा गया था? रय। अनाज की मूल्य सूची तय कराई। साथ ही किसानों से 3 प्रकार के उपकर भी लिया था। एक था जरिमाना। जरिमाना क्या होता था? जरिमाना भूमि की पैमाइश है। तो राज्य किसानों की भूमि के पैमाइश करा रहा है, तो किसानों की भूमि की जो पैमाइश हो रही है, उसके निमित्त लिया जाने वाला यह कर था और इसकी दर 2.5% होती थी।
तो जरीमाना क्या होता था? भू पैमाइश हेतु लिया जाने वाला कर, जिसकी दर 2.5% होती थी। इसी तरह महसिलाना एक कर शेरशाह सूरी ने वसूल किया था। जो यह महसिलाना कर था, इसकी दर 5% होती थी। यह राजस्व अधिकारियों को निमित्त लिया जाने वाला कर था, यानी राजस्व अधिकारी जो लगान व्यवस्था में संलग्न हैं, उनका वेतन देने के लिए शेरशाह सूरी एक प्रकार का कर लेता था, जिसे क्या कहते थे? महसिलाना, और जिसकी दर कितनी होती थी? 5% होती थी। क्लियर? इसी तरह शेरशाह सूरी ने आकस्मिक आपदा कर भी लिया, यानी कोई अकाल भुखमरी आदि की समस्या पैदा होती है, तो ऐसे में शेरशाह सूरी ने उस दौरान राज्य से राहत किसानों को, आम नागरिकों को सहायता प्रदान की जाए, इस हेतु शेरशाह सूरी आकस्मिक आपदा कर के रूप में 2.5% की वसूली भी किया करता था। और हम देखते हैं शेरशाह सूरी के शासनकाल में अकाल आदि की स्थिति में राज्य की तरफ से सहायता किए जाने का भी प्रबंध किया जाता था। ठीक है। इसी तरह शेरशाह सूरी प्रथम सुल्तान था जिसने किसानों को पट्टा दिया, समय समय पर किसानों को पट्टा दिए जाने की प्रथा प्रारंभ की। इस पट्टे के अंतर्गत भूमि का विवरण, भूमि की किस्म व भू राजस्व की दर अंकित होती थी। जब किसानों को पट्टा दिया जाता था, उसमें क्या क्या निर्धारित होता था? भूमि की किस्म और भू राजस्व की दर आज इस पट्टे में लिखी होती थी। साथ ही अब किसानों को पट्टा प्रदान करके शेरशाह सूरी ने जहां किसानों को भूमि का स्वामी स्वीकार किया, और वहीं किसानों से, यानी कि जिस पट्टे में भूमि की किस्म, भू राजस्व की दर आज अंकित होती थी, और जिस किसान को वह पट्टा दिया जाता था, उससे एक स्वीकृत पत्र भी, उस किसान से एक स्वीकृत पत्र भी लिया जाता था, जिसे क्या कहते थे? कबूलियत। तो अक्सर सवाल पूछा जाता है कि किसानों के लिए पट्टा व कबूलियत प्रथा किसने प्रारंभ की थी? शेरशाह सूरी ने। तो पट्टा क्या होता था? किसानों को समय समय पर लीज पर जमीन दी जाती थी, और उसमें जो पट्टा होता था, जो लीज पर जमीन दी जाती थी, उसमें भूमि का प्रकार, यानी भूमि की किस्म, भू राजस्व की दर सब अंकित होते थे। और जिस किसान को यह पट्टा प्रदान किया जाता था, उससे एक स्वीकृत पत्र लिया जाता था, जिसे क्या कहते थे? कबूलियत। अब यह जो शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था थी, इसे जाप्ती प्रणाली के नाम से जाना जाता है। जाप्ती प्रणाली के नाम से जाना जाता है। क्लियर? ठीक। अब शेरशाह सूरी ने जजिया कर को भी जारी रखा था। शेरशाह सूरी ने जजिया कर को भी वसूल किया था, और शेरशाह सूरी के समय में जजिया कर को नगर कर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? नगर कर। जिस समय मैंने जजिया कर की चर्चा की थी, उस समय इसकी चर्चा मैंने किया था। ठीक है। तो शेरशाह सूरी ने जजिया कर को लिया जाना जारी रखा, और इसके समय में जजिया कर को नगर कर के नाम से जाना जाता है। इसी तरह हम देखते हैं शेरशाह सूरी ने सैन्य व्यवस्था में भी सुधार किया। इसने अलाउद्दीन खिलजी की तरह जहां एक तरफ सैनिकों को नगद वेतन दिया, वहीं सैनिकों का हुलिया रखा जाने की प्रथा को पुनः प्रारंभ किया, साथ ही घोड़ों को दागने का भी प्रबंध किया था। इसी तरह शेरशाह सूरी ने मुद्रा व्यवस्था में भी सुधार किया। शेरशाह सूरी के संदर्भ हम देखते हैं कि बहलोली एक चांदी की मुद्रा होती थी, जो चांदी के टंके के मूल्य का 1/3 होती थी, और इस बहलोली मुद्रा को सुल्तान बहलोल लोदी ने चला था, ये भी मैंने चर्चा की थी। तो शेरशाह सूरी के समय हम देखते हैं कि शेरशाह सूरी ने बहलोली मुद्रा को छोड़ करके पूर्व में प्रचलित जितनी भी सोने चांदी तांबे की मुद्राएं होती थी, उन सबको बंद करा दिया था। न सिर्फ बंद करा दिया था, बल्कि सोने चांदी और तांबे की नई मुद्राएं भी जारी की थी। शेरशाह सूरी ने जो सोने की मुद्रा जारी की तो उसे क्या कहा जाता था? अशरफ। और चांदी की मुद्रा जो जारी की थी उसे क्या कहा जाता था? रुपया। और तांबे की जो मुद्रा जारी की उसे क्या कहा गया? दाम। और रुपए और दाम के बीच में अनुपात कितना होता था? 1:64 का। कभी कभी यह अनुपात भी पूछ लेता है। और शेरशाह ने अपने साम्राज्य के अंतर्गत कुल 23 टकसाल की स्थापना की थी। टकसाल क्या होता था? जहां मुद्राएं ढाली जाती थी। इन मुद्राओं पर सुल्तान का नाम, खलीफा का नाम, टकसाल का नाम, मुद्रा किए गए वर्ष का जारी किए गए वर्ष का नाम अरबी व देवनागरी भाषा में उत्कीर्ण हुआ करते थे। क्लियर? अब शेरशाह कुछ अन्य कार्यों के बारे में भी चर्चा कर देते हैं। अब देखते हैं कुछ अन्य कार्य शेरशाह सूरी के जैसे लोक कल्याणकारी कार्यों का संदर्भ हम गौर करते हैं। देखते हैं शेरशाह सूरी ने
दिल्ली में लंगर व्यवस्था भी स्थापित कराई थी। गरीब लोगों को भोजन वोजन का प्रबंध करने हेतु दिल्ली में लंगर व्यवस्था स्थापित किया था। इसी तरह दरिद्रों एवं अपाहिजों के लिए शेरशाह ने गुजारा भत्ता देने का भी प्रबंध किया था। इसने शेरशाह सूरी एक ऐसा सुल्तान था जिसने गरीबों अपाहिजों की न सिर्फ सूची तैयार कराई बल्कि इनके लिए गुजारा भत्ता भी निश्चित किया था। इसी तरह हम देखते हैं कि शेरशाह सूरी ने आधुनिक पटना नगर की स्थापना की थी। साथ ही दिल्ली में इसने किला-ए-कोहना या शेर मंडल की भी स्थापना की थी। इसी किला-ए-कोहना को वर्तमान समय पुराना किला के नाम से जाना जाता है। इसी तरह शेरशाह ने अपने स्वयं के लिए सासाराम में एक मकबरे का निर्माण करा था। जो शेरशाह का मकबरा है सासाराम में स्थित है। यह मकबरा एक कृत्रिम झील के मध्य में स्थित है। मकबरा कृत्रिम झील के मध्य में स्थित है। यह बाहर से इस्लामी शैली पर निर्मित है किंतु अंदर से यह हिंदू स्थापत्य शैली पर निर्मित किया गया है। यह जो मकबरा है यह एक अष्टकोणीय इमारत है और इसका आकार डमरू जैसा प्रतीत होता है। इसका आकार कैसा है? डमरू के जैसा है। इसी तरह शेरशाह सूरी ने कन्नौज में शेरसूर नामक नगर की स्थापना की थी। और अन्य कार्यों में देखते हैं कि व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए शेरशाह ने अपने राज्य में अनेक सड़कों का निर्माण करा था। इनमें से 4 प्रमुख सड़कें थीं। पहली सड़क जो थी सोनार गांव से प्रारंभ होकर के अटक तक जाती थी। सोनार कहाँ पड़ता है? कलकत्ता में पड़ता है। और अटक कहाँ पड़ता है? लाहौर। यानी कि जो प्रथम सड़क थी जिसे सड़क-ए-आजम कहा जाता था, सड़क-ए-आजम, सड़क-ए-आजम जिसे कहा जाता था, इसका नाम क्या था? सड़क-ए-आजम। यह कलकत्ता के सोनार गांव से प्रारंभ होकर के लाहौर के अटक तक जाती थी। दूसरी सड़क आगरा से चित्तौड़ तक जाती थी। तीसरी आगरा से बुरहानपुर और चौथी लाहौर से मुल्तान। इन 4 सड़कों का निर्माण करा था। इन सड़कों के किनारे प्रत्येक 2 कोस की दूरी पर शेरशाह सूरी ने कुल 1700 सराय का निर्माण करा था। 1700 सरायों का निर्माण करा था। अब प्रत्येक सराय की देखरेख करने हेतु सहना नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। किसकी नियुक्ति की थी? सहना नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। और इन सरायों में ठहरने के लिए हिंदू व मुस्लिम इन सरायों में हिंदू व मुस्लिम व्यापारियों को ठहरने हेतु अलग अलग प्रबंध किया गया था। हम देखते हैं कि शेरशाह सूरी के शासनकाल से ये जो सराय जो प्रत्येक 2 कोस की दूरी पर स्थापित की गई थी, ये सराय धीरे धीरे बाजार का रूप ले लेती हैं। बाजार से मंडी के रूप में परिवर्तित हो जाए, धीरे से शहर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। क्लियर? अब शेष कल